डोलुओ 2 हुआ युहाओं का पुनर्जन्म, अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। अध्याय 51 आक्रमण प्रणाली में हुआ युहाओं हूँ और नियंत्रण प्रणाली भी में हुआ युहाओं हूँ। वेब नॉवल। एक और उज्ज्वल और धूप भरी सुबह। परिसर में स्थित सी गॉड लेक की बदौलत श्रेक अकादमी में न केवल ताजी हवा थी बल्कि नम वातावरण भी था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी नए छात्र आगामी कक्षा कार्यसूची की प्रतीक्षा में श्रेक स्क्वायर पर एकत्रित हुए। कुछ ही देर में मार्शल सोल विभाग के शिक्षण कार्यालय के निदेशक डू वेलुन ने 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों को छात्रों के सामने ले जाकर उन्हें संबोधित किया। दूसरे स्थान पर दाई हुआबिन की टीम के सदस्य दाई हुआबिन, जूलू और कुई याजी हैं। आगे बढ़ें। तालियों की गड़गड़ाहट फिर गूंज उठी, लेकिन दाई हुआबिन और उनके दोनों साथियों के चेहरों पर कोई उत्साह नहीं दिखा। खासकर दाई हुआबिन का चेहरा तनावग्रस्त था, उनका सिर थोड़ा झुका हुआ था, मानो वे सोच में डूबे हों। उनकी आंखों में हल्की सी लाली भी झलक रही थी। अब भी उसने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया था कि वह पहले ही असफल हो चुका है। हुओ युहाओ एक विशाल पर्वत की तरह था, जो पूरी तरह से उसका रास्ता रोक रहा था, उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। दाई हुआबिन के उदास चेहरे को देखकर डू वेलुन ने सोचा कि ये सिर्फ बचकाना प्रतिस्पर्धा का भाव है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। अब हमारे प्रथम वर्ष के छात्रों के मूल्यांकन के अंतिम विजेता का जोरदार स्वागत करने के लिए कृपया तालियों की गड़गड़ाहट करें। हुओ युहाओ। तुरंत ही पूरा मैदान उत्साहपूर्ण जयकारों से गूंज उठा। हुओ युहाओ धीरे धीरे ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गई और दाई हुआबिन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसी क्षण दाई हुआबिन को लगा जैसे उसका खून तेजी से दौड़ रहा हो, मानो वह बेहोश होने वाला हो। डू वेलुन ने कहा, ठीक है, अब मैं फ्रेशमैन असेसमेंट में शीर्ष 3 टीमों के लिए पुरस्कारों की घोषणा करूंगा। शीर्ष 3 टीमों को अकादमी की ओर से एक संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जब भी सोल रिंग की आवश्यकता हो, अकादमी से सहायता का अनुरोध कर सकता है, और अकादमी उन्हें एक ऐसी सोल रिंग प्राप्त करने में मदद करेगी जो उनके लिए उपयुक्त और सहनशील हो। ये शब्द सुनते ही प्रथम वर्ष के छात्र आश्चर्य से भर उठे। ये पुरस्कार अकादमी के उस वादे के बराबर था कि हुआ युहाओ की अगली आत्मा की अनुभूति निश्चित रूप से एक सीमित आत्मा की अनुभूति के रूप में प्रकट होगी। सभी लोग बहुत ईर्ष्या कर रहे थे। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि युद्ध समाप्त होने पर हुआ युहाओ को पहले ही एक अधिक महत्वपूर्ण वादा मिल चुका था। डू वेलुन ने आगे कहा, हुआ युहाओ के उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रतियोगिता के दौरान उनके अपराजित रहने के रिकॉर्ड को देखते हुए अकादमी ने उन्हें एक विशेष पुरस्कार देने का फैसला किया है। अकादमी इस पुरस्कार को गोपनीय रखेगी। कोई भी विद्यार्थी हुआ युहाओ को अतिरिक्त पुरस्कार मिलने पर आपत्ति नहीं करेगा। विजय की राह में उन्होंने क्रमशः आत्मा वृहदा स्तर के निंगतियान, जीहुआनयुए और दाई हुआबिन के नेतृत्व वाली टीमों को हराया था। उन्होंने तीनों नए छात्रों के सोल एल्डर्स को हरा दिया था। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बिना किसी छल कपट के ये चैंपियनशिप जीती थी। अधिक पुरस्कार प्राप्त करना भी उचित था। डू वेलुन द्वारा प्रोत्साहनपूर्ण भाषण देने के बाद उन्होंने इस समय के लिए प्रमुख शिष्य पदों की घोषणा करना शुरू कर दिया। डू वेलुन ने अपने हाथ में फोल्डर खोला और पढ़ा, मूल्यांकन में नए छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार अकादमी द्वारा अंततः अनुमोदित मुख्य शिष्य हैं हुआ युहाओ, वांग डोंग, जियो, दाई हुबिन, जूलू, जो सिचेन, काओ जिंगसुआन, लैन सुसु, लैन लुलुओ, निंगतियान और वू फैंग। हुआ युहाओ सूची में सबसे ऊपर थे और सबसे आगे चल रहे थे। इसके बाद अगला चरण कक्षा में दिए जाने वाले असाइनमेंट थे। प्रथम कक्षा को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग आक्रामक प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली के आत्मा स्वामी के लिए था, दूसरा भाग रक्षा प्रणाली और फुर्तीली आक्रामक प्रणाली के आत्मा स्वामी के लिए था, तीसरा भाग सहायता प्रणाली के आत्मा स्वामी के लिए था, और चौथा भाग अन्य विशेष गुणों वाले आत्मा स्वामी के लिए था, जिनमें खाद्य प्रणाली, उपचार प्रणाली और उपकरण आत्मा स्वामी शामिल थे। इसके बाद प्रत्येक कक्षा के होम रूम शिक्षकों का परिचय कराया गया। कक्षा 1 के शिक्षक जोई को अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और श्रेक के निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए उनकी शिक्षण योग्यता से वंचित कर दिया गया है। कक्षा 1 की नई होम रूम टीचर अब मूजिन हैं। मूजिन के सत्ता संभालने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी सराहनीय रिपोर्टिंग थी। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने कक्षा कार्यों का पालन करें और अपने अपने प्रधानाध्यापकों के मार्गदर्शन में शिक्षण भवन में लौट आएं। हुआ युहाओ, मेरे साथ आओ और अपना पुरस्कार प्राप्त करो, निदेशक डू वेलुन ने घोषणा की। दफ्तर में चमड़े के थैले से अचानक पीले रंग की रोशनी का एक गोला निकला, जो धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। यह एक छोटी सी हड्डी थी, हथेली के आकार की, जिससे हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। आत्मा की शक्ति के घने उतार चढ़ाव से ऐसा लग रहा था मानो पूरे कार्यालय की हवा चिपचिपी हो गई हो। यह बाएं पैर की हड्डी थी, जिसे शून्य दानव तेंदुए की बाएं पैर की हड्डी कहा जाता था। इसके साथ विलय करने के बाद एक आत्मा स्वामी की गति को बढ़ाया जा सकता था।
साथ ही इसने बाएं पैर से शुरू होने वाली आक्रमण क्षमता प्रदान की। सोल बोन का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इससे उत्पन्न होने वाली क्षमताएं उस मार्शल सोल पर निर्भर करती थीं जिसके साथ इसे जोड़ा गया था। सोल बोन प्राप्त करने के बाद हुआ युहाओ तुरंत कार्यालय से निकल गया। कक्षा की ओर जाते समय हुआ युहाओ ने सीधे सोल बोन का सारा सार निकाल लिया और उसे अपनी रक्तरेखा में एकीकृत कर लिया। जैसे जैसे सार तत्व निकाला गया, हुआ युहाओ के हाथ में मौजूद आत्मा की हड्डी धीरे धीरे चूर्ण में परिवर्तित होकर विलीन हो गई। बहुत ही निम्न गुणवत्ता वाली सोल बोन को फ्यूज करना बेहद नुकसानदायक था। हुआ युहाओ की राय में इस तरह की सोल बोन बहुत ही घटिया थी। सोल बोन मिलने के बावजूद हुआ युहाओ को कोई खास सुधार महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह के सोल बोन का स्रोत बेहद दुर्लभ था। लेकिन फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर था। उनकी पहली अंगूठी पहले ही 15,000 साल पुरानी हो चुकी थी। कक्षा 1 में लौटते ही हुआ युहाओ ने दरवाजा खोल दिया। तुरंत ही कक्षा के सभी छात्रों की निगाहें उस पर टिक गईं। 4 प्रथम वर्ष के बैचों में से पहले बैच में निस्संदेह सबसे अधिक छात्र थे, लेकिन छात्रों की संख्या सबसे अधिक नहीं थी। आक्रामक प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली के छात्रों की कुल संख्या लगभग 60 ही थी, जबकि कक्षा 4 में मिश्रित कक्षा में सबसे अधिक छात्र थे। जैसे ही हुआ युहाओ ने प्रवेश किया, सभी छात्रों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। वांग यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, युहाओ, तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। हम कक्षा पर्यवेक्षक का चुनाव शुरू करने वाले हैं। पहले अपनी सीट पर बैठ जाओ। हुआ युहाओ ने चारों ओर नज़र घुमाए और वांग डोंग के बगल में बैठने का फैसला किया। हालांकि उस सीट पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। एक तरफ सरकाना हुआ युहाओ का रवैया दबंग था और छात्र उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए उसके पास अपनी जगह छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दाई हुआबिन, झू लू और कुई याजी उनके पीछे थे, जो 2 पंक्तियों से अलग थे। झू लू को देखकर हुआ युहाओ का सख्त और ठंडा चेहरा नरम पड़ गया और उसने झू लू की ओर मुस्कुरा दिया। इससे दाई हुआबिन को ऐसा लगा मानो उसके सिर पर हरी टोपी उगाई हो। उसकी आंखों में हुआ युहाओ के प्रति आक्रोश भरा हुआ था। हुआ युहाओ, बस इंतजार करो। जब मैं ड्यूक के महल में वापस आऊंगा तो मैं अपने पिता से मेरे लिए 10,000 साल पुरानी चौथी अंगूठी ढूंढवाऊंगा। मैं तुम्हें स्वयं अपने चरणों में घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। वांग यान ने पोडियम पर रखी फाइल उठा ली। इसके बाद हम कक्षा पर्यवेक्षक और उप कक्षा पर्यवेक्षक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चूंकि हमारी कक्षा के सभी छात्र आक्रामक प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली के सोल मास्टर हैं, इसलिए कक्षा पर्यवेक्षक और उप कक्षा पर्यवेक्षक का चुनाव उन्हीं प्रणालियों में से किया जाएगा। मैं नामांकन करूंगा और फिर गुप्त मतदान होगा। बोलते बोलते वांग यान ने ब्लैकबोर्ड की ओर रुख किया और नामों की 2 सूचियां लिखीं। पहली सूची का शीर्षक आक्रामक प्रणाली था और उसमें सूचीबद्ध नाम थे हुआ युहाओ, वांग डोंग, दाई हुआबिन, झोउ सिचेन, हुआंग चुतियान और वू फैंग। दूसरी सूची नियंत्रण प्रणाली के लिए थी और उस पर पहला नाम भी हुआ युहाओ का था। उसके बाद काओजेनिक सुआन, लैन सुसु और लैन लुलुओ के नाम थे। ब्लैकबोर्ड पर कुल 9 नाम लिखे हुए थे। वांग यान द्वारा लिखे गए क्रम से ही उसके इरादे स्पष्ट हो गए थे। आक्रामक प्रणाली के आत्मा स्वामी में सबसे पहले हुआ युहाओ का नाम लिखा गया था और किसी ने आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार उसने अभी अभी प्रथम वर्ष की परीक्षा जीती थी। हालांकि जब नियंत्रण प्रणाली की सूची में पहली बार हुआ युहाओ का नाम सामने आया तो इसने चर्चा की एक लहर पैदा कर दी। अरे शिक्षक वांग, हुआ युहाओ आक्रामक और नियंत्रक दोनों कैसे हो सकता है? बिल्कुल, क्या हुआ युहाओ सचमुच दोनों प्रणालियों के लिए कक्षा पर्यवेक्षक हो सकता है? क्या यह अनुचित नहीं है? हाँ, हुआ युहाओ के पास तो नियंत्रण कौशल भी नहीं है। दुलुओ 2, हुआ युहाओ का पुनर्जन्म, अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। अध्याय 52, हुआ युहाओ का उत्साह, वू फैंग को बंद करना। वेब उपन्यास। हुआ युहाओ की जीत शानदार थी, जिसने न केवल ईर्ष्या बल्कि आक्रोश भी पैदा किया। उनके आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे थे, हुआ युहाओ को नियंत्रण प्रणाली में शामिल होने का अवसर क्यों मिला? शिक्षक वांग, मुझे आपत्ति है। दाई हुआबिन से कुछ ही दूरी पर पीछे की पंक्ति में बैठी वू फैंग ने अचानक अपना हाथ उठाया। हुआ युहाओ के साथ वू फैंग का सबसे बड़ा मुद्दा था। उसे पल भर में मिली हार की याद अभी भी ताज़ा थी। कुछ बार उसका अवलोकन करने के बाद वह समझ गई कि हुआ युहाओ की आत्मा संबंधी क्षमताएं पूरी तरह से मानसिक प्रभाव पर निर्भर करती हैं। वह उसके अपराध प्रणाली में होने को स्वीकार कर लेगी, लेकिन नियंत्रण प्रणाली क्यों? वू फैंग के सवाल का जवाब देते हुए वांग यान ने हल्की सी मुस्कान दी। वू फैंग, आपके क्या सवाल हैं? वू फैंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ हुआ युहाओ की ओर देखा। हुआ युहाओ के मानसिक प्रभाव का अनुभव सभी ने किया है। हाँ, ये बहुत मजबूत है और मैं हुआ युहाओ को आक्रमण प्रणाली में शामिल किए जाने को स्वीकार करता हूँ। लेकिन हुआ युहाओ के पास तो सिर्फ एक ही आत्मा की अंगूठी है और उसके पास दूसरी आत्मा कौशल भी नहीं है। हुआ युहाओ को नियंत्रण प्रणाली के लिए क्यों चुना जाना चाहिए? वू फैंग के शब्दों ने वही व्यक्त किया जो बहुत से लोग सोच रहे थे।
सभी ने वांग यान और हुआ युहाओ की ओर देखा। वास्तव में जब हुआ युहाओं ने मानसिक हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया तो ऊंचे मंच पर खड़े शिक्षकों के अलावा किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और मानसिक हस्तक्षेप एक नियंत्रण प्रणाली कौशल है। वू फैंग के संदेह का सामना करते हुए हुआ युहाओ धीरे धीरे खड़ी हुई और फिर ठंडी हंसी हंसी। किसने कहा कि मेरे पास दूसरी आत्मा कौशल नहीं है? और यह किसने तय किया कि एक सोल रिंग में केवल एक ही सोल स्किल हो सकती है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरी पहली अंगूठी में भी दूसरी आत्मा कौशल है। जैसे ही उसने ये कहा पूरी कक्षा में हलचल मच गई। ये कैसे संभव है? एक पहली आत्मा की अंगूठी में दो आत्मा कौशल कैसे हो सकते हैं? नहीं रुकिए, यह एक सोल रिंग है ना? क्या सोल रिंग में केवल एक ही सोल स्किल नहीं होती? असंभव। हुआ युहाओ हमसे जरूर झूठ बोल रहा है। अब किसी की भी शांति भंग हो गई थी। हर बार जब वे हुआ युहाओ से सवाल करते तो वह हमेशा उनकी समझ से परे जवाब देने में कामयाब हो जाता था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके और हुआ युहाओ के बीच का अंतर मनुष्यों और कुत्तों के बीच के अंतर से भी कहीं अधिक था। हुआ युहाओ की बातों से वू फैंग तुरंत गाली गलौज करने लगा। हुआ युहाओ, क्या तुम अपनी बात भी नहीं सुनते? दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि एक सोल रिंग एक सोल स्किल के बराबर होती है? फिर भी आप कहते हैं कि आपके पास दो सोल स्किल्स हैं। हा, कितना हास्यास्पद है। क्रोधित वू फैंग को देखकर हुआ युहाओ ने अपनी एक आंख ढंक ली और आकाश की ओर देखकर हंसने लगा। शिक्षक वांग, मुझे अभी अभी वू फैंग की आपत्ति समझ में आई। चूंकि वह नियंत्रण प्रणाली में मेरी योग्यता पर सवाल उठा रही है तो चलिए एक मुकाबला करते हैं। शिक्षक वांग की निगरानी में मैं मानसिक प्रभाव का प्रयोग नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? क्या आप हिम्मत करेंगे? उसकी आवाज में घमंड था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा पहले शोर मचा रही प्रथम वर्ष की कक्षा के छात्र तुरंत शांत हो गए। उनके पीछे बैठी दाई हुआबिन और जू लू, साथ ही वू फैंग खुद, सभी ने पल भर में सदमे के भाव प्रकट किए। हालांकि वू फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हुआ युहाओ, तुम तो बस नाटक कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं इस लड़ाई को स्वीकार करता हूँ। उनकी बातें सुनकर वांग यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हुआ युहाओ की शांत आंखों को देखकर उसने तुरंत कहा, ठीक है, तो मैं आप दोनों को बैटल सोल एरिना में युद्ध के लिए जाने की अनुमति देता हूँ। यदि वू फैंग हुआ युहाओ को हरा देता है तो हुआ युहाओ की क्लास मॉनिटर के पद के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसके विपरीत मार्शल सोल विभाग में क्लास मॉनिटर के पद के लिए वू फैंग की पात्रता रद्द कर दी जाएगी और हुआ युहाओ को कंट्रोल सिस्टम कौशल का उपयोग करना होगा। सभी लोग खड़े हो जाएं और मार्शल सोल एरिना की ओर चलें। वू फैंग के चेहरे पर पहले से ही तिरस्कार और घृणा के भाव थे। जैसे ही छात्र कक्षा से बाहर निकलने लगे वू फैंग ने जानबूझकर हुआ युहाओ के पास जाकर उसका उपहास किया। हुआ युहाओ, आज का दिन तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगा। तुम्हें अपने अहंकार और घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। हुआ युहाओ ने पुरुष जैसी शख्सियत वाले रेड ड्रैगन बैटल सोल मास्टर पर ठंडी नजर डाली और बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। एक मस्खरा, बस इतना ही। इसका जिक्र करना भी उचित नहीं है। प्रथम कक्षा के सभी प्रथम वर्ष के छात्र बैटल सोल एरिना पहुंचे, जहां वांग यान ने युद्ध के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया। यह एक आत्मा की लड़ाई होगी जिसमें कक्षा 1 के छात्रों के अलावा कोई दर्शक नहीं होगा। वांग डोंग हुआ युहाओ के करीब खड़ा रहा और चिंतित दिख रहा था। जब भी वांग डोंग बोलने की कोशिश करती हुआ युहाओ उसे एक स्थिर नज़र से देखती, जिससे धीरे धीरे उसका बेचैन दिल शांत हो जाता। अखाड़े में प्रवेश करते हुए वांग यान ने सख्ती से कहा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये सहपाठियों के बीच एक दोस्ताना मैच है। आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचा सकते, समझे? जैसे ही मुझे लगेगा कि एक पक्ष स्पष्ट रूप से बढ़त बना रहा है, मैं तुरंत मैच रोक दूंगा। वांग यान के निर्देशों का सामना करते हुए वू फैंग ने उपहास किया। हुआ युहाओ, बेहतर होगा कि तुम जल्दी आत्मसमर्पण कर दो, वरना चैंपियन होने के नाते अगर मैं तुम्हें बुरी तरह पीट दूं तो क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? बोलते बोलते वह मुड़ी और अखाड़े के एक तरफ चलने लगी। देखते ही देखते उनके बीच की दूरी बढ़कर 100 मीटर हो गई। वांग यान अखाड़े के बीचों बीच बाहें फैलाकर खड़ा था। दोनों पक्षों की तैयारी देखकर उसने अचानक अपनी बाहें आपस में मिला लीं और चिल्लाया, शुरू करो। वू फैंग ने लगभग तुरंत ही हरकत की। उसके लाल बाल लाल बादल की तरह लहरा रहे थे और वह दौड़कर हुआ युहाओ की ओर बढ़ी। जब भी उसके लंबे शक्तिशाली पैर जमीन से उठते थे उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ता था और पल भर में दर्जनों मीटर की दूरी तय कर लेता था। जैसे ही वह आगे बढ़ी उसके शरीर का आधा हिस्सा अजगर की खाल से ढकने लगा। हालांकि वह अभी भी काफी दूर थी, हुआ युहाओ उसकी प्रभावशाली आभा को महसूस कर सकता था। यह आश्चर्यजनक था। हुआ युहाओ बिल्कुल भी नहीं हिला था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बस वहीं खड़ा था, मानो ध्यान कर रहा हो। दर्शक दीर्घा में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था और सबकी निगाहें बैटल सोल एरिना पर टिकी हुई थीं।
सबसे ज्यादा चिंतित तो निश्चित रूप से वांग डोंग ही था। अखाड़े के अंदर दोनों पक्षों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। स्थिर खड़े हुआ युहाओं को देखकर वू फैंग भी अधिक सतर्क हो गया। ये देखकर कि उनके बीच की दूरी घटकर 5 मीटर रह गई है, वू फैंग ने अपना बायां पैर जमीन पर पटका और एक तीर की तरह हुआ युहाओं की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन तब भी हुआ युहाओं अपनी जगह से नहीं हिली थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाली थी, हुआ युहाओं के पीछे 10,000 साल पुराना आत्मा का छल्ला जगमगा उठा और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानसिक हस्तक्षेप। मानसिक हस्तक्षेप बहुत हानिकारक नहीं था, यह एक प्रकार का नियंत्रण था जो स्तब्ध करने या चुप कराने जैसा था। इस हमले से वू फैंग बेहद असहज हो गई, मानो उसकी आत्मा का उसके शरीर से सारा संबंध टूट गया हो। हुओ युहाओं ने अपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उपहास भरी नजरों से उसे देखता रहा। वू फैंग जब अचंभित थी, तभी हुआ युहाओं ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी पिंडली को कुछ बार चुटकी से दबाया। एक पुरुष द्वारा की गई इस हरकत ने वू फैंग को शर्म और क्रोध दोनों से भर दिया। इन भावनाओं से अभिभूत होकर उसने खुद को संभाला और दोबारा हमला करने की तैयारी की। इस बार उसने अपनी आत्मा की अंगूठियों को सक्रिय किया और अपनी आत्मा कौशल का उपयोग करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वह अपनी आत्मा कौशल को मुक्त करने वाली थी, हुआ युहाओं ने फिर से हमला कर दिया। बीच में जो आत्मिक कौशल उभर कर सामने आया था, वह तुरंत ही समाप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे जब ये लगभग बाहर निकलने ही वाला था, तभी इसे फिर से रोक दिया गया। वो फैंग के शरीर में हल्की सी गर्माहट भी दौड़ गई। हुओ युहाओ, तुमने क्या किया? डॉलुओ दो, हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 53। हुआ युहाओ का प्रभाव। वू फैंग का परमानंद वाकई अश्लील नहीं हो सकता। वेब नॉवल। वू फैंग को देखकर, जिसका चेहरा लाल हो गया था और वह जमीन पर बैठा था, हुआ युहाओ ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, हुआ युहाओ ने वू फैंग को स्कैन करने के लिए अपनी मानसिक चेतना का उपयोग करने की तैयारी की। आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करने का यही सही तरीका है, तुम्हें पता है। जैसे ही हुआ युहाओ का पता लगाने का काम शुरू होने वाला था, एक आह गूंज उठी। पीला रंग आपकी आंखों को धुंधला कर देगा। तुम्हें अश्लीलता जारी नहीं रखनी चाहिए। उस वृद्ध की आवाज़ हुआ युहाओ के आध्यात्मिक सागर में स्पष्ट रूप से गूंजी। यहाँ तक कि आकाश स्वप्न हिम रेशम कीट ने भी उस आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुना। लगभग एक साथ सुनहरे प्रकाश के 10 गोले प्रज्वलित हुए, जो धूसर वायु प्रवाह को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि धूसर वायु प्रवाह किसी अमूर्त चीज की तरह था, और स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म की शक्तिशाली ऊर्जा का कितना भी प्रहार हुआ हो, वह प्रभावित रहा और गायब होने का जरा सा भी संकेत नहीं दिखा। मुझे लगता है कि मानसिक शक्ति का उपयोग करने का यही तरीका है। अचानक हुआ युहाओ को ऐसा लगा जैसे उसने अपने आध्यात्मिक सागर पर से नियंत्रण खो दिया हो। फिर उसकी आंखें पल भर में आध्यात्मिक दृष्टि की आंखों में बदल गईं। वू फैंग हुआ युहाओ के सामने खड़ा था, उससे कुछ भी नहीं छिपा रहा था। सुंदर पैर, सुंदर टांगें, सुंदर सब कुछ जैद पत्थर का है और यह आपकी जान ले लेगा। और फिर गुलाबी रंग था, जिसे वह कोन के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जब तक वो युहाओ की नाक से खून बहना शुरू नहीं हुआ, तब तक उसकी आंखें सामान्य नहीं हुईं। अगले ही पल वू फैंग की चीख सुनाई दी। इस समय वू फैंग का पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें बेजान थीं, मानो वह बेताब होकर कुछ छिपा रही हो। उसने अपनी उंगली मुंह पर रखी और उसे हल्के से दांतों से दबाया। कभी अहंकारी दिखने वाला वू फैंग अब हुआ युहाओ को एक अलग ही नज़र से देख रहा था। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन प्रथम वर्ष की कक्षा के सभी छात्र वू फैंग की तरह थे, मानो उनका गला सूख गया हो और वे एक भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हों। हुओ युहाओ जीत गया था। उन्हें तो ये भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उन्होंने केवल वू फैंग को चीखते हुए देखा, मानो वह खूब आनंद ले रही हो, और फिर लड़ाई समाप्त हो गई। वांग यान तुरंत वू फैंग के पास आया और उसके शरीर की जांच की। जब उसने पुष्टि कर ली कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, तभी उसने राहत की सांस ली। उसने हुआ युहाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। सच कहूं तो हुआ युहाओ को भी अपना आखिरी कौशल समझ नहीं आया था। क्या यह मूल मार्शल आत्मा का दूसरा जागरण हो सकता है? वांग यान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जब सभी लोग सदमे में थे, इसी बीच हुआ युहाओ अपने आध्यात्मिक सागर में पहुंच गया था। आध्यात्मिक सागर के भीतर स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म पहले ही फट चुका था। बूढ़े, तुम हो कौन? मेरा इलाका क्यों हड़पने की कोशिश कर रहे हो? स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म ने गुस्से से कहा। धूसर रंग फीका नहीं पड़ा था, लेकिन इसने स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म पर अपना प्रभाव डालना भी शुरू नहीं किया था। एक तुच्छ कीड़ा मुझसे इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे करता है? इलेक्ट्रोलक्स ने अत्यंत तिरस्कार व्यक्त किया। स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म के लिए कीड़ा कहलाना असहनीय था। धिक्कार है। अगर हिम्मत है तो मुझसे 10,000 बार लड़ो। तुम्हारा तो अब कोई मूल भी नहीं बचा, बस थोड़ी सी दैवीय बुद्धि बची है। मैं तुमसे क्यों डरूं? वे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे।
हुओ युहाओ के आने के बाद ही इलेक्ट्रोलक्स का रवैया थोड़ा नर्म हुआ। बेटा, नफरत को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इलेक्ट्रोलक्स ने हुओ युहाओ से ये शब्द कहे। दरअसल उसे हुओ युहाओ ने नहीं बल्कि मूल मालिक के घृणा से भरे जुनून ने जगाया था। और उसके बाद हुआ युहाओ ने अपने जुनून को त्याग दिया और जीवन के प्रति आशा से भर गया, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि हुआ युहाओ अब सामान्य हो गया है। इतना ही नहीं, हुआ युहाओ को थोड़ा बहुत कामुक होना भी पसंद था। यह अच्छा था, एक आदमी को थोड़ा बहुत विकृत मानसिकता वाला होना चाहिए। बच्चे, मुझे असल में इस दुनिया से संबंधित नहीं होना चाहिए था। मुझे बस इतना याद है कि उस समय मैं मर रहा था। लेकिन यह संभव है कि मेरी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के क्षण में मैं अंतरिक्ष को पार कर गया और दिव्य चेतना का यह अंश बच गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनूंगा, और यह भी अच्छी बात है कि तुम अपने जुनून को छोड़ सकते हो और नफरत से अंधे नहीं हो। थोड़ा सा विकृत मानसिकता वाला होना पसंद करने में कोई बुराई नहीं है। नफरत की तुलना में ये वास्तव में एक अच्छी बात है। हालांकि हुआ युहाओ इलेक्ट्रोलक्स की आंखें नहीं देख पा रही थी, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कंपन हो रहा हो। हुओ युहाओ की आवाज़ बदल गई और वह जोर से चिल्लाया, तो चलिए शुरू करते हैं। उन दोनों को इस तरह आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के करीब देखकर स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म का दम घुट गया और वह गुस्से से दहाड़ उठा। अरे, युहाओ मेरा मेजबान है, मुझे उसे सिखाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं उसे खुद सिखाऊंगा। स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म की दहाड़ का सामना करते हुए इलेक्ट्रोलक्स ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो बस एक कीड़े हो, तुम्हें तो सिर्फ प्रजनन करना आता है, संभोग की बारीकियों को तुम कैसे समझ सकते हो। तुम चुप रहो, वरना जब मेरी आध्यात्मिक चेतना थोड़ी वापस आएगी तो मैं तुम्हें कीड़े के रस में बदल दूंगा। स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म ने भयभीत होकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आप कुछ प्रयासों के बाद वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म को नज़रअंदाज करते हुए इलेक्ट्रोलक्स ने तुरंत कहा, बेटा, तुम अपनी भावनाओं पर काबू पाकर अपनी नफरत निकाल सकते हो, लेकिन उस नफरत को पनपने मत दो। तुम्हारा जुनून बहुत गहरा है और अभी इसे पूरी तरह से दूर करने का कोई तरीका नहीं है। मैं अपनी आध्यात्मिक समझ को ठीक करने के बाद इससे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। अपने निर्देश पूरे करने के बाद आध्यात्मिक सागर में व्याप्त धुंधलापन ज्वार की तरह तुरंत छंट गया। पल भर में आसपास सब कुछ सामान्य हो गया। स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म ने गुस्से से शाप देते हुए कहा, कमीने कमीने, इस बूढ़े ने मेरी अनदेखी करने और मुझे डांटने की हिम्मत कैसे की। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म के प्रकट होने पर हुओ युहाओ दिल खोलकर हंसा और तुरंत अपने आध्यात्मिक सागर से बाहर निकल गया। बाहर वांग यान वू फैंग को पहले ही अपने साथ ले जा चुकी थी। हुओ युहाओ स्वाभाविक रूप से वांग डोंग के साथ कक्षा में लौट आए। इस घटना के बाद आक्रमण और नियंत्रण प्रणालियों दोनों में हुआ युहाओ की क्षमताओं को मान्यता मिल गई थी। इसके बाद कक्षा पर्यवेक्षक के चुनाव का समय आया। स्वाभाविक रूप से नए क्लास टीचर मू जिन चुनाव की देखरेख करेंगे। कक्षा में प्रवेश करते ही मू जिन ने बिना किसी झिझक के बोलना शुरू कर दिया। मैं 2 बातें घोषित करता हूँ। पहली, आक्रमण प्रणाली श्रेणी का निगरानीकर्ता हुआ युहाओ है। दूसरी, नियंत्रण प्रणाली श्रेणी का निगरानीकर्ता भी हुआ युहाओ है। मू जिन के लिए हुआ युहाओ बस उसका भाग्य का सितारा था। हुओ युहाओ की वजह से उसने अपना गुस्सा भी निकाल दिया था, और इतना ही नहीं, जो उपनाम वाले एक व्यक्ति को भी उसके शिक्षण पद से हटा दिया गया था। उसे पूरी तरह से राहत महसूस हुई। वह इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई थी। हालांकि म्यूजिन के कार्यों ने दाई हुआबिन को तोड़ दिया था। उन्हें ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि हुआ युहाओ को दोनों विभागों का क्लास मॉनिटर चुना जाए। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। शिक्षक जी, क्या कक्षा पर्यवेक्षक का चुनाव नहीं होना चाहिए? हुओ युहाओ को वोट देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? इस समय मूजिन अभी भी अपने उत्साह में डूबी हुई थी। दाई हुआबिन के अचानक हस्तक्षेप से उसका मूड बेहद खराब हो गया था। उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए मूजिन ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। ये कक्षा 1 है और मैं इस कक्षा का शिक्षक हूँ। इस कक्षा में मैं जो कहूँगी वही मान्य होगा। अगर आप मुझसे असहमत हैं तो कक्षा 1 से दूसरे में स्थानांतरित होने के लिए आवेदन करें। दाई हुआबिन, मुझे बताओ, क्या तुम कक्षा 1 से स्थानांतरित होना चाहते हो? इस समय दाई हुआबिन का चेहरा उदास था, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अंततः जब कक्षा का माहौल कुछ हद तक शांत हो गया, तब उसने बोलना शुरू किया। मैं कक्षा 1 में ही रहूंगा। दुलुओ 2, हुओ युहाओ का पुनर्जन्म, अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। अध्याय 54, हुओ युहाओ की कोमलता। झूलू हुओ युहाओ की बिल्ली का बच्चा बन गया। वेबनोवेल। अपमान, लज्जा और क्रोध। आसपास मौजूद भीड़ की अजीब निगाहें ही दाई हुआबिन को टूट जाने के लिए काफ़ी थीं। उस क्षण जब उसने हुआ युहाओ की आकृति को देखा तो उसका हृदय घृणा से भर गया। धिक्कार है, धिक्कार है।
ये सब तुम्हारी गलती है हुओ युहाओ, तुम कमीने। इस अपमान का मैं 100 गुना बदला जरूर लूंगा। इसी बीच मंच पर मौजूद मूजिन ने देखा कि दाई हुआबिन झुक गया था और उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अब चलिए कक्षा शुरू करते हैं। डॉट डॉट डॉट। हल्की बूंदाबांदी हुई। आज छुट्टी का दिन था। हुआ युहाओ ने एक हाथ में छाता पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में वह तांगिया के लिए चमेली की चाय ले जा रहा था। वह सीगोट झील के किनारे वाले रास्ते से होते हुए वापस छात्रावास की ओर जा रहा था। क्योंकि उस दिन छुट्टी थी और बारिश हो रही थी, इसलिए बहुत कम लोग बाहर निकले हुए थे। हालांकि हुआ युहाओ ने कुछ ही दूरी पर एक आकृति को तेजी से गुजरते हुए देखा जो सीधे रास्ते के किनारे जंगल में चली गई। इससे हुआ युहाओ उत्सुक हो गया क्योंकि वह आकृति उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। जिज्ञासावश वह छाता पकड़े हुए जंगल की ओर चल पड़ा। डॉट डॉट डॉट। जंगल में झूलू दौड़ती रही। उसके चेहरे पर थप्पड़ का गहरा लाल निशान अभी भी मौजूद था। वह बेहद आहत थी। कुछ ही समय पहले दाई हुआबिन ने हुआ युहाओ के कारण झूलू को थप्पड़ मारा था। उसने गुस्से में आकर उसे वेश्या भी कहा था और दावा किया था कि अगर उसकी कमजोर ताकत न होती तो उसकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल हुआ युहाओ से न हारती। घृणा ने दाई हुआबिन की आंखों को अंधा कर दिया था। इसके साथ ही उसके मन में बार बार हुआ युहाओ द्वारा झूलू के सिर को छूने की छवि उभर रही थी, जिसके कारण वह पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। और इसलिए क्रोध में आकर उसने झूलू पर हमला कर दिया। जंगल में झूलू के चेहरे से आंसू बह रहे थे। आंसुओं ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया और दौड़ते समय स्पष्ट रूप से देख पाने में असमर्थ होने के कारण वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह 1 मीटर आगे फिसल गई, जिससे उसके घुटने छिल गए और खून निकलने लगा। उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था। उस क्षण झूलू अपने दुख को और छिपा नहीं सकी। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों? झूलू पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और उसे बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ठंड कि वह कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। झूलू के बेहोश होने ही वाली थी कि बारिश रुक गई। एक काली छतरी ने उसे मूसलाधार बारिश से बचाया। हुओ युहाओ प्रकट हुई और झुककर झूलू के पैरों से कीचड़ पोंछने लगी। क्या हुआ मिस झूलू? क्या किसी ने आपको तंग किया? झूलू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हुआ युहाओ ने उस पर दबाव नहीं डाला, बस चुपचाप उसे पोंछ दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसके पैर पर पट्टी बांध दी। अपना काम खत्म करने के बाद हुआ युहाओ ने आखिरकार झूलू की ओर देखा और धीरे से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बारिश से भीगे हुए उसके बालों को सहलाया। लड़कियां तब ज्यादा सुंदर लगती हैं जब वे रोती नहीं हैं। खुद को देखो, तुम बदसूरत हो गई हो। हुओ युहाओ द्वारा उसे ठीक से तैयार करने के बाद ही झूलू ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। दाई हुआबिन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? हुओ युहाओ इतना कोमल क्यों था? क्या यही मेरा भाग्य है? भावुक होकर झूलू जोर जोर से रोने लगी और हुओ युहाओ को कसकर पकड़ लिया। हुओ युहाओ ने उसे दूर नहीं धकेला। इसके बजाय उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाए और उसे प्यार से गले लगा लिया। रो लो, रो लो। रोने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक बारिश हुई, लेकिन बारिश रुक गई और झूलू का रोना थम गया। हुओ युहाओ ने अपने आंसू पोंछने के बाद उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। क्या दाई हुआबिन ने तुम्हें तंग किया? अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाऊंगा। झूलू हैरान था। हुओ युहाओ, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मेरी दया केवल ज़रूरतमंदों के लिए है। हुआ युहाओ में केवल 2 चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे किसी लड़की को रोते हुए देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लड़कियों को रुलाते हैं। हुओ युहाओ के गंभीर चेहरे को देखकर झूलू जोर से हंस पड़ी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। अब मुझे समझ आ रहा है, तुम सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हो। तुम बहुत बुरे हो। झूलू को देखते ही हुआ युहाओ अचानक उसके करीब आ गई। उनकी नाकें मात्र 0.01 मिलीमीटर की दूरी पर थीं। झूलू की सांस अचानक रुक गई और उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। वह थोड़ी घबराई हुई थी, मानो किसी बात का अनुमान लगा रही हो। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि हुआ युहाओ क्या करने वाला है। हुओ युहाओ ने अपनी नीली आंखें प्रकट की और झूलू को देखते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। आज मेरा स्नेह केवल तुम्हारे लिए है। हुओ युहाओ अचानक आगे बढ़ी और दोनों एक गहरे चुंबन में लीन हो गए। किसी महिला का दिल जीतने के लिए आपको तब प्रयास करना चाहिए जब वह सबसे अधिक कमजोर स्थिति में हो। काफी समय बाद आखिरकार वे अलग हो गए। झूलू का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसका पहला चुंबन हुआ युहाओ ने छीन लिया था। हुओ युहाओ, तुमने ऐसा कैसे किया? ये मेरा पहला चुंबन था तुम्हारे साथ। झूलू को कुछ भला कहना चाहती थी, लेकिन उसे हुआ युहाओ के नाराज होने का डर था। अंततः उसे अपने शब्दों को मन में ही दबाकर रूठने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। हालांकि हुआ युहाओ ने दिल खोलकर हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं समझता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रही हो।
मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ड्यूक के महल में जाकर तुम्हें वापस ले आऊंगा। अगर दाई हुआबिन तुम्हें परेशान करता रहे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। हुओ युहाओ का वादा सुनकर जूलू को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। वे दोनों अलग होने से पहले काफी देर तक एक साथ रुके रहे। हुओ युहाओ को जाते हुए देखकर जूलू अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि वह हुआ युहाओ को फिर कभी नहीं छोड़ पाएगी। डॉट 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 डिंग, जूलू की लोकप्रियता 60% तक पहुंच गई है। डॉट 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 शयन कक्ष, दाई हुआबिन को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने आपा खो दिया था और जूलू को थप्पड़ मार दिया था। अब जब वह शांत हो गया था तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। जैसे ही जूलू छात्रावास लौटी, दाई हुआबिन के चेहरे पर तुरंत खुशी का भाव आ गया। जूलू, तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित थी? दाई हुआबिन ने समझाना शुरू किया। उस समय मैं सचमुच आपा खो बैठा था और मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। मुझे पता है कि मैं गलत था। छुट्टियां शुरू होते ही हम ड्यूक के महल में वापस जाएंगे और मैं अपने पिता से शादी का प्रस्ताव रखवाऊंगी। कैसा रहेगा? ये कहने के बाद दाई हुआबिन ने जूलू की ओर घमंडी भाव से देखा। वह जानता था कि जूलू हमेशा से उससे शादी करना चाहती थी ताकि उसे एक वैध दर्जा मिल सके। अब अपनी गलती की भरपाई करने के लिए दाई हुआबिन ने इस मुद्दे को उठाने की पहल की। फिर उसने जूलू के चेहरे की ओर देखा। हालांकि उसे जिस खुशी की उम्मीद थी वह वहां नहीं थी। इसके बजाय जूलू का भाव शांत था। न जाने क्यों दाई हुआबिन को लगा जैसे उसने जूलू की आंखों में घृणा का एक अंश भी देखा हो। लेकिन जल्द ही दाई हुआबिन को राहत मिली। जूलू को अभी अभी उससे चोट लगी थी और वह अभी भी गुस्से में थी। वह एक ही समय में गुस्से में और खुश कैसे हो सकती थी? ये सामान्य था, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बोलने के बाद दाई हुआबिन खुशी खुशी साधना करने चली गई और जूलू की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो वहां खड़ी थी और जिसकी भावनाएं शांत नहीं हो रही थीं। दाई हुआबिन को देखकर जूलू की आंखों में निराशा छा गई। वह इतने लंबे समय से गायब थी और वह उसके पीछे आया तक नहीं। उसने उसे सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया और उसे यह कहकर विदा कर दिया कि वह उसे सांत्वना नहीं दे रहा है और न ही उसकी भावनाओं की परवाह कर रहा है। जूलू को हो युहाओ की याद आए बिना नहीं रह सकी, जो हमेशा उसके साथ कोमल व्यवहार करता था। दाई हुआबिन, तुम हो युहाओ से 10,000 गुना बदतर हो। डॉलुओ 2, हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 55, तमीज से पेश आओ, यह मालिक का काम है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। वेब नॉवल। 8 महीने पलक झपकते ही बीत गए। जंगल में हुआ युहाओ जूलू की गोद में लेटी हुई थी और शांतिपूर्ण दोपहर का आनंद ले रही थी। बिछड़ने का दिन हमेशा जल्दी आ जाता था और उस दिन को जाने देना सबसे मुश्किल होता था। हुओ युहाओ के आकर्षक चेहरे को देखकर जूलू ने उसे हाल ही में हुई घटना के बारे में बताया। गुरुजी, पहला शैक्षणिक वर्ष जल्द ही समाप्त होने वाला है और इस बार जब हम वापस जाएंगे तो दाई हुआबिन मुझे शादी का प्रस्ताव देगा। मैं गुरुजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जूलू की बातें सुनकर हुआ युहाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जूलू के टालमटोल भरे और कुछ हद तक अनिच्छुक भाव को देखकर हुआ युहाओ समझ गया। 8 महीने साथ रहने के बाद जूलू पूरी तरह से हुआ युहाओ के प्यार में पड़ गई थी और उसके बिना रहना उसके लिए असहनीय हो गया था। अब कर्मों का फल भोगने का समय आ गया था। सभ्य व्यवहार करो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या? तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, यही मालिक का मिशन है। और मैं आज रात आपको आशीर्वाद के रूप में एक उपहार देने जा रहा हूँ। हुओ युहाओ की बातें सुनकर जूलू थोड़ी शर्मा गई, लेकिन साथ ही उत्सुक भी हो गई। किस तरह की भेंट? एक नया जीवन? क्या? जूलू को गहरा सदमा लगा। ये वैसा नहीं है। ये सोचते ही वह अपने पैरों को कसकर पकड़ने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। रात में किसी कारणवश दाई हुआबिन को सोते समय अपने कानों में बिल्लियों के म्याऊं की गूंज सुनाई देती रहती थी। धिक्कार है, बिल्ली कहाँ से म्याऊं कर रही है? डिंग, जूलू की लोकप्रियता 100% तक पहुंच गई है। समय बहुत जल्दी बीत गया। विदाई का दिन जल्दी ही आ गया। आज कैफेटेरिया से निकलने के बाद वांग डोंग और हुआ युहाओ चुप रहे। आज बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे धूसर आकाश अनिच्छुक विदाई का आभास दे रहा था। जिस रास्ते पर आमतौर पर 10 मिनट लगते थे, आज उन्हें बहुत समय लग गया। जैसे ही वे छात्रावास के पास पहुंचने वाले थे, वांग डोंग ने अचानक कहा, चलो सागर देवता झील के किनारे बैठते हैं। हाँ, और आपका बारबेक्यू? मैंने इसे कभी नहीं खाया। आज मेरे लिए बनाए। वांग डोंग थोड़ा नखरे दिखा रहा था और हुआ युहाओ को घूर रहा था। हुआ युहाओ थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने कोई सामग्री तैयार नहीं की थी, ये सब अचानक हुआ है। हालांकि वांग डोंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान प्रकट की, मानो उसकी योजना सफल हो गई हो। बस तुम इंतजार करो। वह झटपट छात्रावास की ओर भागी और थोड़ी देर बाद अपनी कलाई पर मौजूद चमकीले नीले कंगन को झटकते हुए लौट आए।
हुओ युहाओ कुछ हद तक हैरान थी, उसे वांग डोंग की इतनी अच्छी तैयारी की उम्मीद नहीं थी। वे दोनों एक साथ चल पड़े और जल्द ही सागर देवता झील पर पहुंच गए। वांग डोंग ने छाता पकड़ा हुआ था जबकि हुआ युहाओ ने आग जलाई। बारिश बहुत तेज नहीं थी और छाते ने पूरी तरह से बचाव किया। कुछ ही देर में कोयले का चूल्हा जल उठा और कोयले की विशिष्ट गंध उठने लगी, हालांकि बारिश में भी वह गंध कम नहीं हुई। सी गॉड लेक पर धुंध की एक परत छाई हुई थी, जिससे दूर स्थित सी गॉड द्वीप दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे से घिरी और ताजगी भरी ठंडक और नमी से सराबोर झील में जलते हुए कोयले के चूल्हे की गर्माहट ने हुआ युहाओ और वांग डोंग को एक नई अनुभूति दी। लगभग एक ही क्षण में दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, आग की रोशनी से उनके गाल लाल हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और ऐसा लगा जैसे वह गर्माहट उनके दिलों में समा गई हो। सीकों को कोयले के चूल्हे पर रखा गया और हुआ युहाओ ने पूरी गंभीरता से ग्रिलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक पास में खड़े वांग डोंग ने बोलना शुरू किया, हुओ युहाओ, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? वांग डोंग छाता पकड़े वहीं खड़ा रहा और चुपचाप हुआ युहाओ के चेहरे को देखता रहा। हुओ युहाओ ने जवाब देने से पहले काफी देर तक सोचा। अगर यह सही लगता है तो ठीक है। ठंडी हवा, धधकते लाल कोयले का चूल्हा और बारबेक्यू जिसकी सुगंध धीरे धीरे फैल रही थी। वांग डोंग जानती थी कि वह शायद इस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएगी। ये वही बारबेक्यू था जो हुआ युहाओ ने खास उसके लिए बनाया था। वह थोड़ी नाराज थी। इसका क्या मतलब है? आपका जवाब तो मानो कुछ न कहने जैसा ही है। अंततः बारबेक्यू का पहला बैच तैयार हो गया। हुओ युहाओ ने इसे सीधे वांग डोंग को सौंप दिया। तुम इतने सारे सवाल पूछ रहे हो कि स्वादिष्ट खाना भी तुम्हें चुप नहीं करा पा रहा है ना? इसे गर्म रहते ही खा लें। वांग डोंग ने बारबेक्यू लिया और बहुत सावधानी से खाया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखें लाल होने लगीं। तुम्हें एक दिन इसका पछतावा होगा। तुम बुरे आदमी हो। हुओ युहाओ ने उसकी ओर देखा, उसकी गुलाबी नीली आंखों में एक जिद्दी चमक थी। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कोयले की आग तेजी से जल रही थी, जिसकी रोशनी उसके लाल चेहरे पर पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आग की गर्मी थी या वह शर्मा रही थी। उन दोनों ने उस बारबेक्यू को खाने में काफी समय बिताया था। अगले दिन सुबह सुबह हुओ युहाओ और वांग डोंग जाग गए। कल शाम को हुओ युहाओ ने पहली बार वांग डोंग के साथ नहीं सोया था। आज उनके प्रथम वर्ष का आखिरी दिन भी था। कल से श्रेक अकादमी का बाहरी प्रांगण आधिकारिक तौर पर अवकाश का दिन होगा। नाश्ते के बाद वे समय से पहले कक्षा में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मुजिन और वांग यान एक साथ अंदर आए। वांग यान पोडियम की ओर चली गईं, जबकि मुजिन कक्षा के पीछे जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गईं। छात्रगण, आज आपके पहले वर्ष का आखिरी दिन है। अकादमी ने आपको कोई शिक्षण कार्य नहीं सौंपा है। मैं बस कुछ शब्द कहूंगा और फिर आप वापस जाकर अपना सामान पैक कर सकते हैं। वांग यान के ऐसा कहते ही पूरी कक्षा खुशी से झूम उठी। वांग यान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आप सभी ने इस साल बहुत मेहनत की है। मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए अब तक के सबसे बेहतरीन छात्र हैं। मैं और शिक्षक मुजिन दोनों की ओर से मैं आपके प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रयासों से हमारी कक्षा एक को संयुक्त गौरव प्राप्त होगा। हालांकि इस बिंदु पर वांग यान का लहजा अचानक बदल गया। अन्य अकादमियों के विपरीत, जिनमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में अंतिम परीक्षाएं होती हैं, श्रेक अकादमी में अंतिम परीक्षाएं नहीं होती हैं। ये निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कि आप द्वितीय वर्ष के छात्र बनने के योग्य हैं या नहीं, अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। इसलिए सभी लोग वापस लौटने के बाद जरा भी आराम न करें। आपको एक महीने की छुट्टी के दौरान अकादमी में पढ़ाई के दौरान किए गए प्रयास से भी अधिक मेहनत करनी चाहिए। तभी आप अगले शैक्षणिक वर्ष में अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जब अगले साल हमारी कक्षाएं शुरू होंगी तो कक्षा 1 के हम सभी छात्र भी यहीं होंगे। अब मैं अपग्रेड मूल्यांकन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करूंगा जिन्हें आपको याद रखना होगा। सबसे पहले, और इसमें कोई छल कपट नहीं है, वह है पूर्ण शक्ति, जो आपकी आत्मिक शक्ति है। प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने के लिए सभी छात्रों को आत्मा शक्ति के 20वें स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। उन्नयन मूल्यांकन के लिए, यदि आपके पास अभी तक 2 आत्मा वलय नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि आप अगले वर्ष वापस आने का प्रयास न करें। आप अन्य मूल्यांकनों में चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन करें, अगर आप 2 रिंग तक नहीं पहुंचते हैं तो ये सब बेकार है। वांग यान की बात सुनकर सभी ने हुओ युहाओ की ओर देखा। भले ही उसने ऐसा कहा हो, लेकिन अगर अगले साल भी उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग रह जाए तो क्या हुआ युहाओ एक विशेष मामला बन जाएगा। शायद अन्य छात्रों की निगाहों को भांपते हुए वांग यान ने फिर से बोलना शुरू किया। अकादमी के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। इसी तरह इसमें हुओ युहाओ भी शामिल है। अगर हुओ युहाओ दूसरी आत्मा की अंगूठी हासिल नहीं कर पाता है तो वह दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने की योग्यता खो देगा। डॉलुओ 2, हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 56, वुफैंग की भावनाएं, हुआ युहाओ के लिए तड़प, बिछड़ने की अनिच्छा। वेब नॉवल।
ये सुनकर सभी चौंक गए और हुओ युहाओ की ओर देखने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं। हुओ युहाओ ने इस एलिमिनेशन राउंड में चैंपियनशिप जीत ली थी, इसलिए उसे अकादमी से वादा मिल चुका था और उसे अपने दूसरे सोल रिंग की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता अपनी खुद की स्थिति की थी। हालांकि दूसरी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे उपयुक्त अंगूठी ढूंढना और उनके लिए सबसे उपयुक्त उम्र का पता लगाना निस्संदेह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। जब छात्र अपनी ही चिंताओं में डूबे हुए थे, तब वांग ज्ञान की उपरोक्त व्याख्या जारी रही। इसलिए जिन छात्रों ने 20वें स्तर की आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं की है, उन्हें आने वाले महीने में कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा आपको ये साबित करने के लिए एक आत्मिक अंगूठी प्राप्त करनी होगी कि आपकी शक्ति एक महान आत्मिक गुरु के स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि यह प्रवेश परीक्षा कुछ हद तक कठिन थी, लेकिन उनके चेहरों पर ज़्यादा भाव नहीं दिखे। आखिरकार इस तरह का परीक्षा मानक तो बहुत ही आसान था, है ना? हालांकि जैसे ही सभी को राहत महसूस होने लगी, वांग यान ने बोलना जारी रखा। साधना के 2 छल्ले होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपग्रेड परीक्षा अवश्य पास कर लेंगे। मुझे तो अभी अपग्रेड परीक्षा के विशिष्ट विषय भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपग्रेड परीक्षा के अपने अनुभव के बारे में बता सकता हूँ। पिछले साल प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में प्रत्येक छात्र को एक शिक्षक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से 100 वर्ष के आत्मा राक्षस को चुनौती देनी थी। याद रखें, ये व्यक्तिगत परीक्षा थी। सहायता की कोई संभावना नहीं है। एक बार पर्यवेक्षक शिक्षक का हस्तक्षेप हो जाए तो इसका मतलब है कि मूल्यांकन समाप्त हो गया है। और यह विधि अकादमी में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन विधि भी है। साथ ही अपग्रेड मूल्यांकन केवल आप में से प्रत्येक के बारे में नहीं है, ये हमारी कक्षा से भी संबंधित है। हमारी कक्षा 1 को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है और आपको इसके अतिरिक्त यह अपग्रेड मूल्यांकन पूरा करना होगा। कई आकलन के बाद सभी को चक्कर आने लगे थे। क्या इस तरह का मूल्यांकन वास्तव में लोगों के लिए था? कक्षा के मूल्यांकन की आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। इसका मतलब ये था कि भले ही सभी छात्र अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाएं, लेकिन यदि कक्षा मूल्यांकन में केवल 90% अंक प्राप्त होते हैं, तो मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से सबसे निचले 10% छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। इतनी भयावह निष्कासन दर को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि श्रेक अकादमी से निकले छात्र राक्षस थे। वांग यान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जो देखने में सौम्य लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसमें थोड़ी सी शीतलता छिपी थी। मुझे लगता है कि कक्षा मूल्यांकन में भाग लेने के लिए चुने गए छात्रों में से यदि कोई गलती करता है और मूल्यांकन कम होने का कारण बनता है, तो पूरी कक्षा उसे याद रखेगी। बस इतना ही कहना था। आप जा सकते हैं। वापस जाए और अपना सामान पैक कर लीजिए। वांग यान ने हाथ हिलाकर कक्षा समाप्त होने की घोषणा की। इस समय तक आगामी छुट्टियों को लेकर सभी की खुशी खत्म हो चुकी थी। श्रेक अकादमी ने आंतरिक प्रतिस्पर्धा को वास्तव में एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। इतनी मांगों और आकलन के साथ ये बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी। ये 2 महीने तो बस आंतरिक प्रतिस्पर्धा का एक बवंडर थे। इसके अलावा 2 छल्ले वाला एक सोल मास्टर अकेले ही 100 साल पुराने सोल बीस्ट से मुकाबला कर रहा है। यह कक्षा में मौजूद असॉल्ट टाइप के छात्रों को यह बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन जिन कंट्रोल टाइप के छात्रों में आक्रमण करने की क्षमता नहीं थी, वे पहले से ही अचंभित थे। वे चाहते थे कि काश वे भी असॉल्ट टाइप के होते। क्या इससे नियंत्रण करने वालों के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ रही थीं? अपनी आंतरिक निराशाओं के बावजूद कक्षा की घंटी बजते ही सभी छात्र घर की ओर चल पड़े। छुट्टी का दिन होने के बावजूद वे वास्तव में अकादमी छोड़ने के लिए थोड़े अनिच्छुक थे। हुओ युहाओ, जिसने मूल रूप से अपने छात्रावास लौटने की योजना बनाई थी, को शियाओ शियाओ ने रोक लिया। उसके लगातार अनुरोध करने के बाद उसने वांग डोन को बारबेक्यू में शामिल होने के लिए बुलाया। ये सिर्फ वे 3 नहीं थे। हुओ युहाओ ने तांग्या, जियांग नन्नान, झूलू और वू फैंग को भी आमंत्रित किया। असल में वू फैंग ने आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हुआ युहाओ ने उसके कान में धीरे से फूंका और वह तुरंत सहमत हो गई। हालांकि वू फैंग हुआ युहाओ के प्रति विनम्र थी, लेकिन वह दूसरों के प्रति बहुत ही तिरस्कारपूर्ण रवैया रखती थी, यहाँ तक कि कई लड़कियों को शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखती थी। धिक्कार है हुओ युहाओ, तुम प्लेबॉय। न केवल उसका, बल्कि बाकी सभी के चेहरे भी सूजे हुए थे। सौभाग्यवश हुआ युहाओ का समय प्रबंधन और स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता उत्कृष्ट थी और सैर के दौरान कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ। 7 लोग एक साथ मिलकर काफ़ी चहल पहल कर रहे थे और वे शाम तक रुकते नहीं रहे। उन्होंने थोड़ी सी शराब भी पी ली थी। नशे में धुत होने के बाद वे सभी हुआ युहाओ से लिपट गए और उस पर चिल्लाने लगे, हुओ युहाओ मेरा है, दूर हो जाओ तुम। हुओ युहाओ सिर्फ तुम्हारा ही क्यों हो, मुझे भी हिस्सा चाहिए। मुझे परवाह नहीं, हुआ युहाओ ही मुझसे प्यार कर सकता है। यहाँ तक कि शियाओ शियाओ, जो आमतौर पर वांग डोंग से चिपकी रहती थी, इस बार किसी तरह हुआ युहाओ से जुड़ गई थी। क्लास मॉनिटर मेरा है। एक और सुबह हुओ युहाओ और वांग डोंग सीगोट झील के किनारे बने रास्ते पर चल रहे थे।
अपने स्टोरेज सोल टूल्स की बदौलत उन्हें कोई सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सीगोर झील कोहरे से ढकी हुई थी। हल्की हवा के साथ बहकर आई नम हवा उनके शरीरों को छू रही थी, जिससे उनकी स्कूल की वर्दी गीली हो रही थी। झील के किनारे का रास्ता लंबा तो था, लेकिन आखिरकार आकर खत्म हो गया। जैसे जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे निकला, कोहरा भी धीरे धीरे छंट गया। वांग डोंग ने काफी देर तक हिचकिचाया और अंत में हुआओ युहाओ को कसकर गले लगा लिया। हुओ युहाओ, क्या तुम मुझे हर दिन याद करोगे? बिल्कुल। 11 महीनों तक वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए, हमेशा साथ रहे। अब उनके आस अलगाव के साथ एक गहरी अनिच्छा ने उन्हें जकड़ लिया। हालांकि यह भावना शायद लंबे समय तक न टिके, लेकिन कम से कम इस समय वांग डोंग को बिछड़ने का दर्द महसूस हो रहा था। हुओ युहाओ, तुम बड़ी मूर्ख हो। वांग डोंग ने ये शब्द कहे और बिना पीछे देखे अकादमी के द्वार की ओर भाग गई। उसकी आंखों के कोनों में बहते आंसू ही उसके लिए सबसे अच्छा विदाई संदेश थे। हुओ युहाओ ने उसकी आकृति को गायब होते हुए देखा और अपनी आंखों को मलने से खुद को रोक नहीं पाया। आज हवा बहुत तेज चल रही है, मेरी आंखों में रेत चली गई है। जब वांग डोंग उसकी नज़रों से ओझल हो गया, तभी हुआ युहाओ मुड़ा और वहां से चला गया। हुओ युहाओ सीगोर झील की ओर चलने लगा। हल्की हवा के साथ उसने अपने दिल की बात कही और उसे पहले जो दुख महसूस हो रहा था वह कुछ हद तक कम हो गया। जब हुआ युहाओ सीगोर लेक के केंद्र में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली टीम एकत्रित हो चुकी थी। जुबान लाओ, यान शाओजे, कियान डोडो। हुओ युहाओ के लिए श्रेक अकादमी के लगभग सभी उच्च अधिकारी खुलकर सामने आ चुके थे। 100 साल पुराने आत्मा दानव की तो बात ही छोड़ो, वे तो दीतियान का भी सामना कर सकते हैं। समय बीतने पर हुओ युहाओ केवल आह भर सकता था। 1 साल पहले वह अभी भी एक भिखारी जैसे युवक था जो श्वेत बाग ड्यूक के महल से बाहर निकल आया था, और अब वह धीरे धीरे अपने जीवन के शिखर की ओर बढ़ने लगा था। आज 1 साल बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका पूरी तरह से पुनर्जन्म हो गया हो। हुओ युहाओ के आने के बाद जुबान लाओ ने बात की। हुओ युहाओ, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम आत्मा राक्षसों का शिकार कहाँ करने की योजना बना रहे हो? हुओ युहाओ की आंखें चमक से भरी हुई थीं और वह उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। अति उत्तर। इससे सभी लोग कुछ हद तक असमंजस में पड़ गए। तुम उत्तर की ओर क्यों जा रहे हो? वहां के सभी आत्मा प्राणी बर्फ से जुड़े हुए हैं। हुओ युहाओ कांप उठा। उसकी दूसरी मार्शल आत्मा प्रकट हुई। मेरी दूसरी मार्शल आत्मा बर्फ। जुबान लाओ स्तब्ध रह गया। तुम्हारे पास जुड़वा मार्शल आत्माएं हैं। डोलुओ दो, हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 57, देवलोक का वेयरवुल्फ, नानगोंग लिंग्युन किसकी मोहरा है? वेब नॉवल। असुर के चले जाने के बाद अन्य देवता भी एक एक करके गायब हो गए। आज बहुत कुछ घटित हुआ, जिनमें से कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें पिछले 10 लाख वर्षों में कभी न देखे गए परिवर्तनों से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, विनाश, जीवन और असुर, तीनों देवराजों ने एक साथ अपने पद त्यागने का निर्णय लिया। साथ ही प्राचीन ड्रैगन देवता के समान एक असाधारण प्रतिभा का प्रकटीकरण नश्वर जगत में हुआ। इसके अलावा ये प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो जल्द ही 2 देवराजाओं का अवतार लेने वाला था, नश्वर जगत की वर्तमान व्यवस्था के बारे में कुछ बेहद क्रांतिकारी विचार रखता प्रतीत होता था। ये बात विशेष रूप से बाद वाले के लिए सच थी। डोरो ईश्वर लोक के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 8 उच्च ऊर्जा लोकों में से एक था और उनमें इसका स्थान काफी ऊंचा था। प्रथम स्थान को लेकर कुछ बहस हो सकती है, लेकिन दूसरा स्थान निस्संदेह इसका कमानकलन था। यदि डोरो स्टार पर स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो निस्संदेह इसका देवलोक पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और यदि विनाश और जीवन के उत्तराधिकारियों के मन में ऐसे विचार थे तो ये संदेह करना कठिन नहीं था कि इन दोनों देवराजों के कुछ गुप्त इरादे थे। सभी को पीछे मुड़कर ध्यानपूर्वक सोचने की जरूरत है, या अपने करीबी लोगों के साथ इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है कि भविष्य में कैसे कार्य करना है और क्या विकल्प चुनने हैं। विनाश के देवता राजा के हॉल में जीवन और उसके पति की आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं। दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे नहीं जानते थे कि यह अवसाद था, उलझन थी, निराशा थी या फिर अवाक रह जाना। संक्षेप में कहें तो यह एक बदसूरत स्थिति थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शुरू में वे केवल इस उत्कृष्ट उत्तराधिकारी नानगोंग लिंग्युन को पहले से ही सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन बाद में इतने सारे, इतने बड़े और इतने रोमांचक बदलाव होंगे। विशेषकर असुर देवराज को नाराज करने के लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कुछ क्षणों के अचंभे के बाद विनाश का चेहरा अचानक बदल गया, मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उत्साह से इशारे करते हुए चिल्लाई, तुम कहते हो क्या वह नानगोंग लिंग्युन वास्तव में अच्छाई और बुराई का उत्तराधिकारी हो सकता है? उसकी विशेष आत्मशक्ति, जो यिन और यांग के साथ विद्यमान है, न केवल एक साथ विनाश और जीवन को धारण कर सकती है, बल्कि अच्छाई और बुराई के नियमों के लिए भी समान रूप से कार्य करती है, और शायद इससे भी बेहतर हो सकती है।
वे दोनों बुजुर्ग लोग डोरो की स्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अन्य 3 देवराजा उनका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने जानबूझकर आज हमें फंसाया? क्या गजब की साजिश है, हमें बिना एहसास कराए ही किसी एक पक्ष में शामिल करने की योजना बनाई। विनाश ने बात की। लाइफ के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य के भाव उभर आए, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और वह विश्वास भरी निगाहों से अपने पति को घूरने लगी। लेकिन फिर काफी सोच विचार के बाद उसने हल्के से सिर हिलाया। 6500 साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां, मूल रूप से केवल एक ईश्वर राजा के पास ही ऐसी क्षमता हो सकती है। दोहरे ईश्वर राजा की संभावना सबसे अधिक थी, और देवलोक में कुल 5 देवराज थे, 2 जोड़े, स्वयं को छोड़कर केवल अच्छाई और बुराई ही थे। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में संभव है। ड्रैगन देवता के उत्पात के बाद देवलोक बुरी तरह घायल हो गया था, शुरू में लगभग पूरी तरह से पनगु हो गया था। देवताओं ने पूरे 3 मिलियन वर्षों तक संघर्ष किया, और देवलोक का समय भी 10,000 वर्षों से अधिक हो गया, जो धीरे धीरे संचय करता रहा, अंततः अपने पूर्व स्वरूप का एक आभास निकालने में सफल रहा। जैसे ही व्यवस्था बहाल हो रही थी, अचानक 2 स्वनिर्मित संप्रभु पदों के उभरने से एड्रेनालाइन के एक शॉट की तरह काम हुआ, जिसने पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया। कष्टों को साझा करना आसान है, लेकिन धन को साझा करना कठिन है। इस भोर की पूर्व संध्या पर लोगों के दिलों में हलचल होना स्वाभाविक ही है। अब सभी के मन में कुछ अलग विचार आने शुरू हो जाने चाहिए। कुछ लोग अपनी बेड़ियों से मुक्त होकर भागने का अवसर तलाश रहे हैं, कुछ लोग सारी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और कुछ लोग ड्रैगन देवता द्वारा छोड़ी गई चीजों पर लालच करते हैं। कुछ तो तीनों ही चीजें चाहते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अच्छाई और बुराई शायद अपवाद नहीं होंगे। हालांकि एक और संभावना है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। असुर और पोसीडॉन जाल बिछा रहे हों। स्वयंभू देवत्व पदों के कुछ पहलू तो हमारे यानी देव राजाओं के पदों से भी कहीं अधिक सुविधाजनक हैं। ईश्वर प्रदत्त 20 आत्मा के छल्ले, वे उन्हें अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जीवन का विश्लेषण किया गया। पब फ्यूचर के विज्ञापन, विभिन्न संभावनाओं, विश्लेषणों, सबूतों और तर्कों के साथ डिस्ट्रक्शन, जो अभी एक पल के लिए होशियार बन गया था, को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर मक्खियों के झुंड की तरह भिनभिना रहा हो। बैंगनी रंग के विशाल लबादे के अंदर उसकी आंखों की लाल रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई थी, जिससे वह लगभग दुखी प्रतीत हो रहा था। वह विनाश की शक्ति और देवत्व के नियमों से प्रभावित था, और उसका मन विनाश और मृत्यु के विचारों से भरा हुआ था। इन विचारों को काबू में रखने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ आलिंगन का सहारा लेता था। इन बातों के बारे में सोचना एक देवता के लिए सचमुच कठिन था। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद जब लाइफ ने बोलना समाप्त किया, तो वह उत्साहित हो गया और सीधे पूछा, तो अब हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? जीवन ने कुछ कहने के इरादे से अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक रुक गई। मैंने इतना विश्लेषण कर लिया है, तो क्या आपको विश्लेषण जारी नहीं रखना चाहिए और बाकी की कमियों को पूरा नहीं करना चाहिए? आप सीधे जवाब क्यों मांग रहे हैं? सौभाग्यवश वह अपने पति की आदी थी। उसने गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, सबसे पहले नानगोंग लिंग्युन से संपर्क करने की कोशिश करें और फिर देखें। इस दौरान पहल न करें, इनकार न करें और मना न करें। चाहे बुराई हो या असुर, उनका मकसद हमें अपने पक्ष में करना है। जितना अधिक हम इंतजार करेंगे, स्थिति उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी, जब तक कि हम तीनों एकजुट न हो जाएं। शायद हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर हम सचमुच नानगोंग लिंग्युन को छीनने में कामयाब हो जाते हैं, तो अपने दिव्य पदों को त्याग कर चले जाना इतना बुरा भी नहीं होगा। अच्छा, मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी, कितनी होशियार है। डिस्ट्रक्शन हंस पड़ा और बच्चे की तरह उत्साह से ताली बजाने लगा। जिंदगी, चलो कोई बात नहीं, उसने सोचा। मैंने अपने पति को खुद चुना है, इसलिए मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इस बीच दूसरी ओर अच्छे और बुरे देवताओं के हॉल में, जो देवलोक का केंद्रीय केंद्र भी है, 2 सबसे पुराने सम्राट स्थिति पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ईविल ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में काले और सफेद रंग का दिव्य प्रकाश चमक रहा था। लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ने एक बहुत बड़ा खेल रच दिया है। मैंने पहले उन्हें बहुत कम आंका था। ओह ओह, एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसकी प्रतिभा ड्रैगन देवता के समान है। यदि यह व्यक्ति सफलतापूर्वक सिंहासन पर आसीन हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से अल्पकाल में हमारी शक्ति के बराबर या उससे भी अधिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। यदि ईश्वरीय परीक्षाओं के दौरान वे पूरे डोरो तारे को अपने निजी निम्नतम लोक में परिवर्तित कर सकें, फिर असुर और पोसीडॉन को हटाकर एक नई 5 सदस्यीय समिति की स्थापना कर दी जाए, तो क्या वे देवलोक पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर लेंगे? उसके सामने बैठी गुडनेस ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। मुझे तो लगता है कि असुरा और पोसीडॉन ही ज्यादा संदिग्ध हैं। जीवन का शांत स्वभाव उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा, और विनाश के पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है।
वे शायद नानगोंग लिंग्युन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें अपना पद विरासत में मिलेगा वे देवलोक की सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे। जब उनकी पत्नी बोल रही थी, ईविल ने अपनी भौहें और भी गहरी सिकोड़ लीं, लेकिन उसने न तो बात काटी और न ही आपत्ति जताई। इसके बजाय उसने गंभीरता से संभावनाओं पर विचार किया। कोई स्पष्ट खामी न मिलने पर उसने इशारा किया, जारी रखना, हम पांचों में से असुर सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वाकांक्षी है। विशेष रूप से देवदूत न्याय कानून को सफलतापूर्वक हासिल करने और उसे वध के मार्ग के साथ संयोजित करने के बाद अगर वह हम दोनों का एक साथ सामना भी करे तो भी उसके पास जीतने का मौका होगा। हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि भगवान लोक समिति में उनके पास केवल एक ही वोट है और अक्सर दूसरों द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए मूल रूप से दो तरीके हैं, एक तो पोसीडॉन को आगे बढ़ने देना और दूसरा एक ईश्वर राजा स्तर के उत्तराधिकारी या एक नए सहयोगी को तैयार करना। मान लीजिए कि नानगोंग लिंग्युन को विनाश और जीवन का पद विरासत में मिलता है लेकिन वह असुरों का पक्ष लेता है, या यदि वह स्वतंत्र रूप से एक नए ईश्वर राजा स्तर के नियम को समझ लेता है तो वह व्यवस्था की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और सभी से ऊपर उठ जाएगा। डॉलुओ 2 हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 58 हिम सम्राट पर विजय। एक लड़की सीधे मोहित हो गई। वेब नॉवल। इस समय बिंगली की निगाहें हुआ युहाओ की ओर अलग थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना भविष्य दिख रहा हो। हालांकि स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म के साथ रहने के विचार ने उसे अनिच्छुक बना दिया, लेकिन अपने आसनांत के बारे में सोचते हुए और अपने सामने एक देवी बनने की आशा के साथ बिंगली हार नहीं मान सकी। अंधेरा आसमान फिर से हरे रंग का हो गया और हरे रंग की एक किरण आसमान में तेजी से गुजरी जिससे एक क्षैतिज लकीर बन गई। हरे प्रकाश की चमक के लगभग तुरंत बाद सबके सामने एक आत्मा दानव प्रकट हो गया। 1.5 मीटर लंबी बिंगली के शरीर पर दो रंग थे, बर्फ का रंग और जैदहरा रंग। उसके शरीर के अगले भाग में एक के ऊपर एक 4 परतें थीं, प्रत्येक परत आधे फुट से थोड़ी लंबी थी। उसका सिर सबसे आगे वाली परत पर था और उसके चांदी जैसे सफ़ेद मुखांग हल्की ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। 4 परतों से बना यह अगला भाग विशेष शल्कों से ढका हुआ था। ये परतें षटभुजाकार थीं, जो हीरे जैसी उभरी हुई संरचनाओं की तरह अविश्वसनीय रूप से चमकदार आभा बिखेर रही थीं। इसके अग्रभाग और 6 लंबे शक्तिशाली पैरों पर ये उभार घनी रूप से फैले हुए थे। बर्फ की रोशनी में यह एक अद्वितीय चमकदार रोशनी बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह इस समय प्रकाश का स्रोत बन गया हो जिससे असंख्य रंग अपवर्तित हो रहे थे। आगे के दोनों पंजे 1-1 मीटर लंबे थे और उन पर हीरे जैसे दिखने वाले अजीबोगरीब षटकोणीय उभार थे। केवल सबसे आगे के पंजे और मुखांग ही चांदी जैसे सफ़ेद रंग के थे और उनमें दर्पण जैसी चमक थी। उसकी आंखें पीली थीं, मानो उन पर 2 पीले हीरे जड़े हों और क्रिस्टल जैसी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी जिससे एक चमकते हुए खजाने का एहसास हो रहा था। यदि इसका ऊपरी शरीर पहले से ही काफ़ी चमकदार था तो इसका पिछला हिस्सा, वह लंबी ऊपर की ओर मुड़ी हुई पूंछ, सभी चमकदार रंगों का केंद्र थी। आम बिच्छू की लंबी पूंछ में मौजूद कई हड्डियों वाले खंडों के विपरीत बिंगी की पूंछ में केवल 5 खंड थे। प्रत्येक खंड आकर्षक पन्ना हरे रंग का था। ये हरा रंग जीवन की चमक से दमक रहा था। 5 खंड एक ही रंग के थे। सबसे चौड़ा खंड शरीर के ऊपरी हिस्से के सबसे करीब था और पीछे की ओर जाते जाते ये संकरा होता गया। अंतिम खंड में हीरे के कणों से युक्त पूंछ का हुक भी काफी ऊपर उठा हुआ था और सबसे नुकीले सिरे पर चांदी सफेद दर्पण जैसी चमक थी। ऐसा आत्मा पोषक किसी रत्न के समान ही तेजस्वी था। हुओ युहाओ ने तुरंत अपने मन में जीवन रत्न के गोले के पुनर्निर्माण को संशोधित कर दिया। बिंगली की पूंछ को संरक्षित किया जाना चाहिए। जब समय आएगा पूंछ को पकड़कर। हे भगवान! हुओ युहाओ के आग्रह के तहत बिंगली ने तुरंत फ्यूजन शुरू किया। जैसे ही उसका मूल अलग हुआ, 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी प्रकट हुई जिसे हुआ युहाओ ने तुरंत अवशोषित कर लिया। जो बचा था वह उसका मांस और खून था और वह आत्मा की हड्डी। हालांकि हुआ युहाओ ने सोलबोन को फ्यूज करने का विकल्प बिल्कुल नहीं चुना, उसने इसे सीधे अवशोषित कर लिया। इससे बिंगली स्तब्ध रह गई। तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी आत्मा की हड्डी है। हुओ युहाओ पहले से ही अवशोषण के नाजुक क्षण में था और उसने बिंगली को कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वह अवशोषण जारी रखता गया उसके भीतर ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन का प्रवाह बढ़ने लगा। जल्द ही हुओ युहाओ की शक्ति उसके दाहिने हाथ में एकत्रित होने लगी। हुओ युहाओ की हाथ की हड्डी सोने की तरह चमकने लगी और फिर उसका हाथ सीधे अजगर के पंजे में बदल गया। दाहिनी आत्मा अस्थि, ड्रैगन देवता का पंजा। ड्रैगन गॉड क्लॉ ने हुओ युहाओ के लिए एक आत्मा कौशल भी जागृत किया। ड्रैगन का क्रोध। अपनी सारी आत्मिक शक्ति को पंजे पर केंद्रित करके ये हुआ युहाओ की पूरी ताकत से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हमला कर सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही वह केवल 2 रिंग वाला सोल मास्टर था, फिर भी वह एक ही चाल में 5 रिंग वाले सोल किंग को पल भर में मार सकता था। बेशक ये कौशल लॉक ऑन नहीं था, इसलिए अगर इससे बचा भी जाता तो भी लक्ष्य की मृत्यु नहीं होती।
हुओ युहाओ जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, बिंगली उतनी ही अधिक खुश होती गई, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि उसका चुनाव सही था। हुओ युहाओ सचमुच एक देवता बन सकता था। इस बच्चे में भगवान बनने की क्षमता है। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध रह गई। हुओ युहाओ ने तुरंत जीवन रत्न का गोला निकाला। इसके बाद उसकी आत्मा और उत्पत्ति पूरी तरह से हुओ युहाओ के चेतना सागर से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में एक बिंगली प्रकट हुई। उसका चेहरा कोमल था, वयस्क जूदी की तुलना में कम अभिमानी, लेकिन अधिक शीतलता से भरा हुआ। उसके सुंदर गोरे चेहरे के दोनों ओर पन्ना हरे रंग के 4 जादुई पैटर्न बने हुए थे और उसके लंबे गहरे हरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, पारदर्शी बनावट वाली थी और उसके नीचे से हल्की हरी रोशनी बह रही थी। हालांकि सबसे आकर्षक चीज़ उसकी लगातार लहराती हुई पन्ना हरे रंग की पूंछ थी। हुओ युहाओ बहुत संतुष्ट था। अच्छा, लेकिन बिंगली अचंभित रह गई। मैं दोबारा जीवित कैसे हो गई? वह कुछ ही कदमों में हुआ युहाओ के पास पहुंची, उसका कॉलर पकड़ा और उससे सवाल करने लगी। इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके साथ ही बिंगली ने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन खुद को एक साधारण व्यक्ति की तरह कमजोर पाया। वो वयस्क हो गई। ठगा हुआ महसूस करते हुए बिंगली और भी अधिक दुखी हो गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। वाह, तुम सब इंसान झूठे हो। बिंगी को इतना परेशान देखकर हुआ युहाओ अचानक जोर से हंस पड़ा। बिंगी, तुम क्यों रो रही हो? क्या यह अच्छी बात नहीं है? जरा सोचो, अब तुम इंसान हो। तुम्हारे विचार से इस महाद्वीप पर किस नस्ल में भगवान बनने की सबसे अधिक प्रतिभा है? हुओ युहाओ की हंसी से बाधित होकर बिंगी गंभीरता से सोचने लगी। फिर उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये इंसान है। बिल्कुल सही। तो बताओ, अब तुम क्या हो? मैं इंसान हूँ। हुओ युहाओ ने फिर बिंगी को अपनी बाहों में खींच लिया। क्या ये भगवान बनने का अवसर नहीं है? इसके साथ ही हुआ युहाओ ने अपने मानसिक प्रभाव का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बिंगली थोड़ी हिचकिचाई। लेकिन क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे साथ में देवलोक ले जाओगे? अगर मैं अकेले ही देवत्व की साधना करूं तो ये बहुत मुश्किल होगा। बिंगली मूल रूप से यह कहना चाहती थी कि अपने दम पर देवत्व प्राप्त करना बहुत ही असंभव है, लेकिन जब ये शब्द उसके होठों से निकले तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वह ये तो नहीं कह सकती थी कि उसे नहीं लगता कि वह देवलोक तक पहुंचने के लिए साधना कर सकती है ना? यह बिंगली की चिंता को देखते हुए हुआ युहाओ ने अपनी आंखें खोली और ईमानदारी भरे भाव से उसकी ओर देखा। बिंगर, चिंता मत करो। अगर आप खुद से भगवान बन सकते हैं और भगवान का पद हासिल कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा परिणाम है। आपके अहंकार को देखते हुए मुझे लगता है कि आप इसे किसी और से हासिल नहीं करना चाहेंगे, है ना? अगर तुम भगवान नहीं बन सकते तो क्या मैं नहीं हूं? देखो, मैं तुम्हें देवलोक तक ले जा सकता हूं। चाहे जैसे भी देखो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। हुओ युहाओ को सुनकर बिंगली का छोटा मस्तिष्क बिना रुके विचार करता रहा। ध्यान से सोचने पर यह बात वाकई समझ में आती है। बेशक मैं ये भी जानता हूं कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। तुम्हें डर है कि मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगा, है ना? अगर ऐसा है तो अब से तुम मेरे साथ चलोगी। हम साथ खाएंगे और साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। इस तरह आपको मेरे भाग जाने का डर नहीं रहेगा, है ना? हुओ युहाओ के इतने सावधानीपूर्वक किए गए वादे को सुनकर बिंगली को चक्कर आने लगा और वह भ्रमित हो गई। इस समय तक वह हुओ युहाओ के प्रभाव में इतनी बुरी तरह आ चुकी थी कि उसे पूरब और पश्चिम का भी पता नहीं चल पा रहा था। हुओ युहाओ को उसे गोद में लिए देख उसने अपना छोटा सा सिर सीधे हुओ युहाओ के कंधे पर रख दिया और अंत में हुओ युहाओ को कसकर गले लगा लिया। तो फिर सौदा पक्का, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बेशक अगर हमें मौका मिला तो हम कुछ अंतरंग गहन बातचीत कर सकते हैं। डोलुओ 2 हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 59 वांग डोंग भी युहाओ भी हाउ डोंग युगल गीत वेब नॉवल। सुदूर उत्तर। इस समय स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। हुओ युहाओ की बाहों में समाये हुए हिम सम्राट को देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसका कीड़ा मकोड़ा वाला जीवन पूरी तरह से उलट पुलट हो गया हो। क्या ये अभी भी वही हिम सम्राट था जिसे वह जानता था? लानत है। और एल्डर जुबान और उनके पीछे मौजूद अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। रुको, इस सोल बीस्ट के साथ क्या हो रहा है? यह इंसान में कैसे बदल गया? बड़े जुबान, मुझे भी नहीं पता। ये बहुत रहस्यमय है। मैंने तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और हुआ युहाओ ने उसे पहले ही मार गिराया। हाँ, शायद यही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर है। ... हुओ युहाओ आइस सम्राट के साथ और आगे बढ़ते हुए स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म के क्षेत्र में पहुंचे ताकि वे अपनी तीसरी आत्मा की अंगूठी की तलाश कर सकें। यह उनका एकमात्र 1,00,000 साल पुराना आत्मा राक्षस था। एल्डर जुबान की सहायता से उन्होंने उसे तुरंत मार डाला। हुओ युहाओ ने तुरंत 3 रिंग हासिल कर लीं।
तीन आत्मा के छल्ले चकाचौंध भरी चमक से जगमगाते हुए उसके पैरों के नीचे से उठे। ये छल्ले सचमुच असाधारण थे, पूरी तरह से ठंडे खून जैसे लाल रंग के। उदात्त, निर्मल, खून के सागर के रंग के समान वे अनंत भव्यता का संचार करते थे। जिस क्षण ये सोल रिंग्स प्रकट हुई, लड़के की आभा में अचानक परिवर्तन आया, उसके शरीर से एक आदिम, प्राचीन आभा निकलने लगी। 3 अंगूठियां, 1 लाख साल पुरानी आत्मा। यहाँ तक कि एल्डर जुबान भी हैरान रह गए। यह सचमुच एक दिव्य कौशल है, मानो किसी भगवान की रचना करना। हालांकि हुओ युहाओ द्वारा तीनों सोल रिंग्स को अवशोषित करने के बाद वह सीधे 4O स्तर पर पहुंच गया। एल्डर जुबान, मुझे खेद है कि इस बार हमें लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। वापस लौटने की तैयारी कर रहे एल्डर जुबान को हुओ युहाओ ने रोक लिया, जिसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। मेरी आत्मा शक्ति पहले से ही 4O स्तर पर है, मैं एक और आत्मा जानवर का शिकार कर सकता हूँ। इस बार आए सभी शिक्षक अचंभित रह गए। हुओ युहाओ, क्या तुम भी इंसान हो? अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। हे भगवान, इस बार सत्र की शुरुआत का मूल्यांकन तो वाकई बहुत चौंकाने वाला होगा। ... जल्द ही एल्डर जुबान के मार्गदर्शन में हुआ युहाओ ने एक बार फिर 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनुभूति को आत्मसात कर लिया। इस बार जो सोल स्किल सामने आई वह थोड़ी अलग थी। आध्यात्मिक सम्मोहन। हुओ युहाओ गहरी सोच में डूबी हुई एक ही जगह पर खड़ी रही। ये सभी कौशल पीले स्तर के क्यों हैं? आक्रामक कौशल कहाँ हैं? उनके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। कई लाख साल पुराने आत्मा राक्षसों का शिकार करने के बाद एल्डर जुबान को अचानक अपने दिल में एक तीव्र धड़कन महसूस हुई। उन्होंने तुरंत हुआ युहाओ को पकड़ा और एक भव्य जुलूस में सबको सुदूर उत्तर से दूर ले गए। उनके जाते ही हिम सम्राट की आकृति प्रकट हो उठी। हिम सम्राट, हिमदानव राजा, वास्तव में शिकार किए गए थे। श्रेक अकादमी। साल का सबसे अहम समय, सेमेस्टर की शुरुआत, एक बार फिर आ चुका था। सुबह सुबह ही श्रेक अकादमी के गेट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुराने छात्रों के अलावा ज्यादातर लोग अपने बच्चों को नए छात्रों के प्रवेश परीक्षा में पंजीकरण कराने के लिए लाए हुए माता पिता थे। आपकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो या आपने सिफारिश कहाँ से प्राप्त की हो, यदि आप प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाते थे तो आपको घर भेज दिया जाता था। कुछ वरिष्ठ छात्र स्कूल के द्वार पर शिक्षकों को मूल्यांकन में सहायता कर रहे थे। उनकी छात्र स्थिति से भ्रमित न हो, श्रेक अकादमी का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ मौजूद छात्र कम से कम सोल एल्डर स्तर के थे और उनके पास 3 सोल रिंग थीं। सोल एल्डर स्तर तक पहुंचने से महाद्वीप पर काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। ध्यान रखें कि श्रेक अकादमी के बाहरी प्रांगण से स्नातक होने की न्यूनतम आवश्यकता 4 आत्मा वलय वाले आत्मा पूर्वज का होना था। सोल एंसेस्टर स्तर तक पहुंचने में असफल रहने का मतलब था कि कोई व्यक्ति छठे वर्ष का छात्र नहीं बन सकता था और अंततः मूल्यांकन में बाहर हो जाएगा। 2 दिन बाद नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। नए छात्र प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में व्यस्त थे, वहीं पुराने छात्र भी निष्क्रिय नहीं थे। उनकी अपनी पदोन्नति मूल्यांकन परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। केवल पदोन्नति मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करके ही वे अगली कक्षा में प्रवेश पा सकते थे, अन्यथा उन्हें भी प्रवेश परीक्षा में असफल हुए नए छात्रों की तरह घर भेज दिया जाता। कम से कम 2/3 वरिष्ठ छात्र अकादमी लौट चुके थे। उन्होंने अवकाश के दौरान लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की थी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेने और शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जल्दी लौट आए। पर्याप्त क्षमता वाले छात्र मूल्यांकन से भयभीत नहीं थे। वास्तव में उन्होंने उनका स्वागत किया क्योंकि वे अपनी मेहनत के परिणामों का परीक्षण कर सकते थे। हालांकि अधिकांश छात्रों के लिए प्रत्येक मूल्यांकन एक कठिन चुनौती थी। वे हर अवसर का लाभ क्यों न उठाएं? सी गॉड लेक के किनारे पर एक आकृति आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी और तेजी से श्रेक प्लाजा को पार कर गई। वह व्यक्ति वांग डोंग था। छात्रावास के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वांग डोंग ने मुएन को धूप सेंकते हुए देखा और यह जानते हुए कि वह हुआ युहाओ का गुरु है, उसने आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। बड़े मुंह, वांग डोंग ने उत्साह से कहा और छात्रावास की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि एल्डर मुंह के अगले शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया। हुओ युहाओ अभी तक वापस नहीं आया है। वांग डोंग स्तब्ध रह गया। हुओ युहाओ अकादमी के शिक्षकों के साथ था और वे केवल एक आत्मा वलय की खोज में जा रहे थे। इसमें इतना समय कैसे लग सकता है? वांग डोंग को नहीं पता था कि हुओ युहाओ ने लगभग सुदूर उत्तर क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। लेकिन वांग डोंग को पता नहीं था और वह सोचती रही, क्या कुछ हुआ होगा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जानकारी देने के लिए एल्डर मू को धन्यवाद देने के बाद वांग डोंग निराश होकर छात्रावास लौट आया। छात्रावास बहुत शांत था और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके जाने के समय था, बिना किसी बदलाव के। वांग डोंग के बिस्तर को लपेटकर धूल से बचाने के लिए एक सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था। हुओ युहाओ की तरफ गद्दा और कंबल तो था जो उसने उसके लिए खरीदा था, लेकिन फर्श और मेज पर पहले से ही धूल की एक परत जमी हुई थी।
उसके दिल में खालीपन का एहसास उभर आया। सूर्य की रोशनी में जगमगाते सागर देव झील को देखकर वांग डोंग खुद को शांत नहीं कर पाए। फिर वह वांग यान और मू जिन के कार्यालय की ओर दौड़ पड़ी। शिक्षकों के कार्यालय भवन में तेजी से प्रवेश करते हुए वह सीधे मू जिन के कार्यालय में गई। कार्यालय का दरवाजा खुला था और अंदर छात्र मू जिन से बात कर रहे थे। वांग डोंग बेचैन था और उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत भी नहीं उठाई। हवा के झोंके की तरह अंदर घुसते हुए बोला, शिक्षक मू। शिक्षक मू। वांग डोंग की चिंता देखकर मू जिन असमंजस में पड़ गई। शिक्षक म्यू, क्या आपने हो युहाओ को देखा है? मू जिन थोड़ी हैरान थी। वांग डोंग के विपरीत वह जानती थी कि क्या हो रहा है। इस बार हो युहाओ के लिए सोल रिंग की खोज में आंतरिक दरबार के टाइटल डोलू और सोल डोलू को लगभग पूरी तरह से जुटा लिया गया था। मू इनको छोड़कर श्वेक की पूरी सेना को खाली कर दिया गया था। लेकिन सिर्फ एक सोल रिंग की खोज करने के लिए वे अभी तक वापस नहीं लौटे। मू जिन को थोड़ी सुन्नता महसूस हुई। हो युहाओ, क्या वह अभी तक वापस नहीं आया है? मू जिन ने थोड़ी अनिश्चितता के साथ दोबारा पूछा। नहीं मू शिक्षक, हो युहाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या वह किसी खतरे में फंस गया है? क्या हमारी अकादमी के प्रमुख शिक्षक भी वापस नहीं आए हैं? वांग डोंग के चिंतित चेहरे को देखकर मू जिन ने उसे चिंता न करने का इशारा किया। वांग डोंग, मुझे लगता है कि वे शायद किसी चीज़ में फंस गए होंगे। इस बार जब हुआ युहाओ सोल रिंग की खोज में गया तो अकादमी ने एक अल्टीमेट डोलू, 3 सुपर डोलू, 4 टाइटल डोलू और लगभग 10 सोल डोलू भेजे। मुझे नहीं लगता कि हुआ युहाओ को कुछ हो सकता है। मू जिन के बोलते ही वांग डोंग अचंभित रह गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सच में वे सिर्फ सोल रिंग की तलाश में जा रहे हैं। वह हुआ युहाओ सचमुच सुदूर उत्तर में नरसंहार करने वाला है। डोलुओ 2 हुआ युहाओ का पुनर्जन्म और बच्चे और आशीर्वाद। अध्याय 60 हुआ युहाओ का निष्कासन, श्वेक के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वेब नॉवल। पलक झपकते ही पूरा दिन बीत गया। एक और पलक झपकी और दूसरा दिन भी समाप्त हो गया। अंततः श्वेक अकादमी में नए शैक्षणिक वर्ष के लिए पंजीकरण शुरू हो गया। सभी कक्षाओं के छात्रों ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया। नए छात्रों की प्रवेश परीक्षाएं पहले ही संपन्न हो चुकी थीं और उन सभी को प्रवेश मिल चुका था। बाकी कक्षाओं के सभी छात्र आगामी अपग्रेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पंजीकरण सुबह शुरू हुआ और दोपहर तक चलता रहा। वांग डोंग ने अपना पंजीकरण समय से पहले ही पूरा कर लिया था और वह बेसब्री से श्वेक अकादमी के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, दूर तक देख रही थी और इंतजार कर रही थी। वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा था? आसमान धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया था। वांग डोंग दूर तक देखती रही, उसकी निगाहें पहले से ही कुछ हद तक स्तब्ध और खाली थीं। ये पहली बार था जब उसे किसी की इतनी याद आई थी। वहां खड़े खड़े उसके पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसके मन में पिछले 1 साल में उसी छात्रावास में हुआ युहाओ के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल बार बार याद आ रहे थे। पहली बार जब वे साथ सोए, पहली बार जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, पहली बार जब उन्होंने चांद देखा, पहली बार जब उसने उसके लिए खाना खरीदा, पहली बार जब उसने उसके लिए बारबेक्यू बनाया। हो युहाओ, तुम आखिर कहाँ हो? दूसरी ओर एल्डर जुबान जमीन पर लेटे हुए थे और सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। धिक्कार है, श्वेक अकादमी इतनी दूर क्यों है? 10,000 किलोमीटर, धिक्कार है। उन्होंने अपनी असाधारण ताकत पर भरोसा करते हुए सुदूर उत्तर में बहुत गहराई तक जाने का जोखिम उठाया, जिससे वे लगभग रास्ता भटक गए और गोल गोल घूमने लगे। वे असल में हिम सम्राट से पूछना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह छोटी महिला दिशाओं को लेकर भ्रमित निकली और उसके दिमाग में बसा स्काई ड्रीम आइस सिल्कवर्म भी दिशाओं के मामले में पूरी तरह से बेवकूफ़ था। हुओ युहाओ के सामने खड़े होकर दोनों के चेहरे पर क्षमा याचना के भाव थे। माफ़ करना चूटिल्ड। वे 3 दिन तक लगातार चक्कर लगाते रहे और आखिरकार बाहर निकल पाए, और सभी लोग बुरी तरह थक चुके थे। अब वे बस थोड़ी ही दूरी पर थे, यहाँ तक कि एल्डर जुबान भी थक चुके थे, क्योंकि उसे न केवल हुआ युहाओ को बल्कि हिम सम्राट को भी ले जाना था। वह हुओ युहाओ को ले जा रहा था और हुओ युहाओ आइस सम्राट को ले जा रहा था। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। हुआ युहाओ। सीगॉट झील के किनारे आकाश धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। ढलते सूरज ने दूर क्षितिज पर हल्की लालिमा छोड़ दी। सूर्यास्त सुंदर था, लेकिन वह वांग डोंग के दिल में छाए उदासी को दूर नहीं कर सका। आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और डूबते सूरज की हल्की लालिमा दूर क्षितिज पर फैल रही थी। सूर्यास्त सुंदर था, लेकिन वह वांग डोंग के दिल में छाए उदासी को दूर नहीं कर सका। हुओ युहाओ, तांगिया, शियाओ शियाओ, जियांग नानन, झूलू और वू फैंग भी एक एक करके अकादमी के द्वार पर पहुंचे और अंधेरा होते आकाश को देखने लगे। उनके चेहरे भी उदास हो गए। उस लड़की के दुख को कौन समझ सकता था? वांग डोंग को याद नहीं था कि वह छात्रावास कब लौटी। हुआ युहाओ के बिस्तर को देखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें लाल होने लगीं। वह रोने लगी। ये पहली बार था जब वह रोते हुए सोई थी।
अनजाने में ही हुआ युहाओं ने उसके दिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। इसी बीच रास्ते में जा रहे हुआ युहाओं को अचानक कँपकँपी महसूस हुई। डिंग वांग डोंग की लोकप्रियता में 85% की वृद्धि हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुओ युहाओ अवाक रह गया। अभी अभी हो क्या गया? डॉट डॉट डॉट। कक्षा भवन। दूसरे वर्ष की पदोन्नति परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस समय मुजिन छात्रों को पदोन्नति मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझा रही थी। हमारा मूल्यांकन अकादमी के बीस्ट एरेना में होगा। बीस्ट एरेना सोल एरेना के ठीक दक्षिण में उस भूरे रंग की महल जैसी ऊंची दीवारों वाली संरचना के भीतर स्थित है। बीस्ट एरेना के अंदर विभिन्न रैंकों के कई आत्मा पशु हैं जिन्हें अकादमी ने वर्षों से बंदी बनाया है। यह विशेष रूप से वरिष्ठ छात्रों के प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए है। यदि आप भविष्य में चौथे वर्ष में प्रवेश कर पाते हैं तो आपको बीस्ट एरेना में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वहाँ के व्यवहारिक पाठ आपके भविष्य के ग्रेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। इस पदोन्नति मूल्यांकन के लिए आपको बीस्ट एरेना में आत्मा राक्षसों से आमने सामने लड़ना होगा। आप जिस आत्मा राक्षस से लड़ना चाहते हैं उसे भी आप ही चुनेंगे। अलग अलग आत्मा राक्षस अलग अलग अंक मूल्य दर्शाते हैं। आप जिस आत्मा राक्षस को चुनौती देंगे वह जितना शक्तिशाली होगा, मूल्यांकन में उच्च अंक प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मूल्यांकन का मूल्यांकन मार्शल सोल विभाग के वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। कुल अंक 100 हैं और जो लोग 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं वे पदोन्नति मूल्यांकन उत्तीर्ण कर सकते हैं। प्रशिक्षक ने कहा, मुझे आपको कुछ बातें याद दिलानी हैं। पहली बात, ज्यादा डरपोक मत बनो। अगर तुम कमजोर साधना स्तर वाले किसी आत्मा राक्षस को चुनते हो तो भले ही तुम उसे हरा दो, फिर भी तुम उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। दूसरा, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम बहुत मजबूत साधना स्तर वाले आत्मा पात्र का चयन करते हो और युद्ध के दौरान पर्यवेक्षक शिक्षक तुम्हें समय पर नहीं बचा पाते तो इस क्षण छात्रों को रोंगटे खड़े हो जाने का एहसास हुआ। आखिरकार वे अभी भी युवा थे और उनके शरीर पर मौजूद आत्मा के छल्ले उनके बड़ों द्वारा आत्मा राक्षसों का शिकार करके प्राप्त किए गए थे। उनमें से अधिकांश को अकेले ही आत्मा राक्षसों का सामना करने का कोई अनुभव नहीं था। केवल कुछ चुनिंदा शिष्य जिन्हें बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण दिया गया था ही स्वेच्छा से आत्मा पशुओं के संपर्क में आए थे। तीसरा, आपको ये याद रखना होगा कि युद्ध में विफलता का मतलब हमेशा बाहर होना नहीं होता। यदि आप जिस आत्मा राक्षस को चुनौती दे रहे हैं वह शक्तिशाली है और आप युद्ध के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका अंतिम स्कोर कम नहीं हो सकता है। इसके अलावा नियंत्रण और आक्रमण प्रकार के विभागों के लिए मानक अलग अलग हैं। इस आमने सामने के मूल्यांकन में आक्रमण प्रकार के विभाग के लिए आवश्यकताएं अधिक होंगी जिसका लक्ष्य आत्मा राक्षस को हराना है। नियंत्रण प्रकार के विभाग का मुख्य लक्ष्य आत्मा राक्षस को नियंत्रित करना है और स्कोर युद्ध की अवधि पर आधारित होगा। मुजिन की विस्तृत व्याख्या सुनकर सभी के चेहरों पर विचारशील भाव दिखाई दिए। हालांकि सबसे खुश व्यक्ति निस्संदेह दाई हुआबिन ही थे। हुओ युहाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल शुरू होने के बावजूद तुम अभी तक वापस नहीं आए हो। श्रेक अकादमी के नियमों के अनुसार सेमेस्टर की शुरुआत में उपस्थित न होने वाले छात्र सीधे तौर पर नामांकन के लिए अपनी पात्रता खो देंगे। तुम पूरी तरह हार गए हो। हा, आज मेरे लिए एक और जीत है, दाई हुआबिन। इतना ही नहीं, दुष्ट दाई हुआबिन ने जोऊ को ढूंढकर उसे इस मामले के बारे में बताया भी। अगर हुआ युहाओ ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके श्रेक अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया तो जो भी इस अवसर का लाभ उठाकर फिर से शिक्षक बन सकती है। अगर ये कारगर नहीं भी हुआ तो भी इससे कई छात्र हुआ युहाओ से नाराज हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो यह उसके लिए बुरा नहीं था। दोपहर जल्दी ही आ गई। द बीस्ट एरेना श्रेक अकादमी के सबसे बड़े विशिष्ट क्षेत्र और श्रेक अकादमी की सबसे बड़ी इमारत होने के नाते बीस्ट एरेना का क्षेत्रफल मार्शल सोल विभाग के सभी शिक्षण भवनों, छात्रावासों और श्रेक प्लाजा के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर था। पशुओं के बाड़े जमीन के नीचे तक भी फैले हुए थे। इन बाड़ों के निर्माण के दौरान 100 से अधिक कुशल इंजीनियरों ने कारीगरों की सहायता की थी। यहाँ रखे गए आत्मा राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न शक्तिशाली आत्मा उपकरणों का उपयोग किया गया था। साथ ही शक्तिशाली आत्मा गुरु और आत्मा अभियंता वर्ष भर यहाँ तैनात रहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ 10,000 साल पुराने स्तर के आत्मा जंगली जीवों को भी रखा गया था। जहाँ तक 1 लाख साल पुराने आत्मा प्राणी की बात है, वे संख्या में कम थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था। बीस्ट एरेना को विशेष रूप से श्रेक अकादमी के छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस समय द्वितीय वर्ष के छात्र एक के बाद एक बीस्ट एरेना में प्रवेश कर रहे थे और अपने अपग्रेड मूल्यांकन से गुजरने की तैयारी कर रहे थे।